अभी हम एक फ्लैशबैक देख रहे हैं जिसमें साइगर जीरो सुनराको को बताती है कि सिर्फ 5 बार कैटास्ट्रॉफी और एपोकलिप्स को हिट करने के बाद साइगर जीरो का अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद साइगर जीरो को अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए काफ़ी देर तक मंत्र भी पढ़ने पड़ेंगे। और अभी प्रेजेंट में अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए साइगर जीरो मंत्र पढ़ रही है और इसमें साइगर जीरो को काफ़ी समय लगने वाला है। तभी सुनराकू देखता है कि चांद को बादलों ने ढक दिया है, जिस वजह से सुनराकू लाइगाकॉन से भागने लगता है और अकाने से कहता है, अकाने थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि लाइगाकॉन अंधेरे में अपने इनविजिबल क्लोन से हमला करता है और उसके अटैक से बचने के लिए तुम्हें उसकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनना होगा। लेकिन अचानक सुनराकू भागना बंद कर देता है और लाइगाकॉन से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये लोग भागेंगे तो लाइगाकॉन रे यानी साइगर जीरो को अपना टारगेट बना लेगा। और इस समय रे भी यही सोच रही है कि क्या इसे मंत्र पढ़ना रोककर लाइगाकॉन के अटैक से बचना चाहिए। लेकिन तभी अकाने रे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम मंत्र पढ़ना बंद मत करना और हम लाइगाकॉन के इनविजिबल क्लोन को हैंडल कर लेंगे। और अकाने फिर पूरे फोकस के साथ लाइगाकॉन के क्लोन की आवाज को सुनने की कोशिश कर रही है और लाइगाकॉन का क्लोन भी इनको मारने के लिए इनकी तरफ आ रहा है। और अकाने सोचती है, मैं धीमी धीमी सी आवाज सुन पा रही हूँ और कुछ है जो लगातार जमीन को रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और अगर वो अंधेरे में छिप रहा है तो मुझे बस उजाला करने की जरूरत है। और अकाने फिर अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन ब्रेथ नाम का अटैक करती है और ये अटैक सीधा जाकर लाइगाकॉन के क्लोन को लगता है। और इस अटैक से उजाला होने की वजह से हर कोई लाइगाकॉन को अब देख पा रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन ब्रेथ नाम का अटैक अकाने को कैसे मिला है। और आमतौर पे निंजा टाइप प्लेयर्स को कुछ क्वेस्ट पूरा करने के बाद ये स्किल मिलता है, लेकिन ये स्किल एक ड्रैगन के आग फेंकने की एक धुंधली सी नकल है। लेकिन अकाने ही, जिसे 1 महीने से भी कम हुआ है इस गेम को खेलते हुए, उसने सीधे तौर पर ये स्किल एक ड्रैगन से हासिल की है। और अब प्रेजेंट में लाइगाकॉन साफ साफ नजर आ रहा है, जिस वजह से सीक्रू अपना एक बैम्बू लाइटनिंग नाम का अटैक करता है, जिससे काफी सारी बैम्बू जमीन से निकलती हैं और लाइगाकॉन के क्लोन से टकराती हैं और लाइगाकॉन के क्लोन को रोक देती हैं, जो देखकर अकाने काफी खुश हो जाती है और कहती है, तुमने कमाल का काम किया सीक्रू, क्योंकि तुमने इसको रोक दिया। सीक्रू कहता है, जब तक मुझे पता है कि लाइगाकॉन का क्लोन कहाँ से आ रहा है तब तक मैं उसको रोक सकता हूँ। और वैसे किसको पता था कि लाइगाकॉन की कमजोरी रोशनी होगी। अभी सुनराकू सुजाकू की कुछ सेटिंग्स कर रहा है और लाइगाकॉन पूरे गुस्से में रे की तरफ भागता हुआ आ रहा है, जिस वजह से एमुल कहती है, सुनराकू जल्दी कुछ करो। और सुनराकू कहता है, मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तैयार कर दिया है। और फिर सुनराकू जल्दी से जमीन में वाइब्रेशन करता है, जिससे जो क्रिस्टल बुलेट पहले से ही जमीन में गड़ी हुई है उसका साइज बढ़ जाता है और वो लाइगाकॉन को हिट करती है। और सुनराकू फिर जल्दी से एमुल को लाइगाकॉन के पैर पर अटैक करने के लिए कहता है और एमुल अपने माना शेकर स्पेल की मदद से लाइगाकॉन के पैर पर हिट करती है, जिससे लाइगाकॉन को डैमेज भी होता है। और फिर सुनराकू कहता है, सुजाकू ये तुम्हारा आखिरी काम है। और फिर हम देखते हैं कि लाइगाकॉन के पीछे से फुल स्पीड में सुजाकू आ रहा है और फिर सुजाकू लाइगाकॉन के पैर में एक गहरा कट मारते हुए निकल जाता है, जिसके बाद सुजाकू की बैटरी 0 हो जाती है और सुजाकू फिर पीछे जाके लैंड हो जाता है। और पैर में इतनी गहरी चोट लगने की वजह से लाइगाकॉन खड़ा नहीं हो पा रहा। हालांकि लाइगाकॉन की चोट काफी तेजी से ठीक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइगाकॉन को खड़े होने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर सुनराकू कहता है, एमुल तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि समय आ चुका है ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने का। एमुल के उतरने के बाद सुनराकू आगे बढ़ते हुए कहता है, री लेगेसी वेपन ग्रिल्टा ब्रिल का एक हाथ चांद की रोशनी में चार्ज हो जाता है, जिसकी पावर से दूसरे हाथ में क्रिस्टल बुलेट प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन इस पावर को एक दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है कि इस पूरी पावर को मैं एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह इस्तेमाल करूं। हालांकि इसको एक बार भी पूरी तरीके से चार्ज होने में 168 घंटे लगते हैं, जिसका मतलब है कि मैं इसे एक हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये मेरा स्पेशल फिनिशिंग मूव है। और फिर सुनराकू एक ऊंची छलांग मारता है और ग्रिल्टा ब्रिल का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से लाइगाकॉन पर हमला करता है। और फिर सुनराकू काफी देर तक लाइगाकॉन को पुश करता जाता है, जिसके बाद ग्रिल्टा ब्रिल का क्रिस्टल भी टूटना चालू हो जाता है और इससे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से सुनराकू की एचपी कम होते होते 1 पे आकर रुक जाती है। और इस ब्लास्ट की वजह से सुनराकू काफी रफ्तार में पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है और एक दीवार से टकराकर मरने वाला है, जिस वजह से सुनराकू कहता है, मुझे पता था कि ब्लास्ट होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ब्लास्ट का फोर्स इतना ज्यादा होने वाला है, और क्या सही में मैं क्लाइमैक्स से पहले मरने वाला हूँ।
तभी एमुल की मैजिक चेन सुनराकू के पैर से लिपट जाती है और जल्दी से ये तीनों सुनराकू को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से ये तीनों जमीन पर लैंड कर जाते हैं और सुनराकू नहीं मरता, जो देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। और सुनराकू कहता है, तुम लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं रे का अल्टीमेट अटैक देख नहीं पाऊंगा। और रे, तुम्हारे लिए अब सब कुछ सेट है और हमें दिखाओ कि तुम्हारा अल्टीमेट अटैक कैसा दिखता है। अभी अभी रे के मंत्र पूरे हो चुके हैं और रे अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए तैयार है और लेगोकॉन भी रे की तरफ भागता हुआ आ रहा है। और रे फिर एक आर्मागेडन नाम का बहुत ही पावरफुल अटैक करती है लेगोकॉन पर। और इस एनीमे में अभी तक जितने भी अटैक दिखाए गए हैं उन सब में ये सबसे पावरफुल अटैक है। और इस अटैक की वजह से जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, दीवारें टूट रही हैं। और सुनराकू भी कहता है, आर्मागेडन सही में एक कमाल का स्किल है। और इस अटैक से इतनी तबाही होने के बाद अकाने कहती है, साइगर जीरो तुमने कर दिखाया और मुझे यकीन है कि इस अटैक से लेगोकॉन मर चुका होगा। लेकिन जब धूल उड़ती है तो ये देखते हैं कि लेगोकॉन अभी भी जिंदा है, लेकिन साइगर जीरो की हालत खराब हो रखी है और वो अपने घुटनों पर आ चुकी है। और साइगर जीरो को भी यकीन नहीं हो रहा कि इस अटैक के बाद भी लेगोकॉन नहीं मरा। हालांकि इस अटैक से लेगोकॉन को अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। सुनराकू, अकाने और सीक्रू फुल स्पीड में रे की तरफ दौड़ते हैं और सुनराकू एमुल से कहता है, माना शेकर का इस्तेमाल करो। लेकिन एमुल कहती है, मुझे उसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और लेगोकॉन देख रहा है कि कैसे ये लोग इसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, जिसके बाद लेगोकॉन मुस्कुराता है और अचानक लेगोकॉन का शरीर धुएं की तरह बिखरने लगता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक चेहरा इनकी तरफ देख रहा है, जो देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी ये चेहरा गायब हो जाता है। सीकरू कहता है, ये अभी अभी हमने क्या देखा? अकाने कहती है, मुझे लगा कि हमने लेगोकॉन के चेहरे को देखा था। एमुल कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चेहरा मुस्कुरा रहा है। तभी अचानक इन तीनों प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स मिलते हैं और अकाने कहती है, हमको रिवॉर्ड्स मिल गए, जिसका मतलब है कि हमने लेगोकॉन को हरा दिया। लेकिन सुनराकू सोचता है, ये वो रिजल्ट स्क्रीन नहीं है जो हमें लेगोकॉन को हराने के बाद दिखनी चाहिए थी। और इसके अलावा वो चेहरा क्या था जो हमें अंधेरे में दिखाई दे रहा था। फिर सुनराकू रिवॉर्ड में पढ़ता है टाइटल शैडो वुल्फ पेनिट्रेटर ऑब्टेन्ड। और ये शैडो वुल्फ पढ़कर सुनराकू समझ जाता है कि ये क्या है। और फिर सुनराकू कहता है, अब मैं समझा कि ये क्या है। और मुझे लगता है कि जिसको हम असली लेगोकॉन समझ रहे थे वो एक शैडो वुल्फ था, या दूसरे शब्दों में कहूँ एक क्लोन था। और असली लेगोकॉन जरूर हमें दूर से देख रहा है या उसे क्लोन को कंट्रोल करने में मजा आ रहा है। सुनराकू की ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर सुनराकू काफी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि सुनराकू को ऐसा लग रहा है कि असली लेगोकॉन उनसे बस मजे ले रहा था। और तभी साइगर जीरो यानी रे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो असली हो या नकली, क्योंकि इससे पहले कोई भी लेगोकॉन का मुकाबला नहीं कर पाया है। सुनराकू कहता है, हाँ रे तुम सही कह रही हो। और रे फिर मनी मन बहुत खुश होती है, क्योंकि रे को सुनराकू जो असली वर्ल्ड में हिजोतोमी है उसके साथ एडवेंचर पर जाने को मिला। फिर सुनराकू कहता है, रे तुम्हारा आर्मागेडन अटैक देखने में मुझे काफी मजा आया। और चाहे वो लेगोकॉन असली हो या नकली, एक जीत जीत होती है। और इसका मतलब है कि मैंने लेगोकॉन से अपना बदला ले लिया। फिर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक सुनराकू के कर्स मार्क में से अजीब सा धुआं निकलने लगता है। और ये देखकर सुनराकू को याद आता है कि जब सुनराकू ने लेगोकॉन के कर्स मार्क के बारे में पढ़ा था तब उसमें यह भी लिखा था कि अगर सुनराकू लेगोकॉन को हरा देगा तो सुनराकू के कर्स मार्क हट जाएंगे। और ये सोच सोचकर सुनराकू बहुत ही खुश होने लगता है, क्योंकि सुनराकू को अब नंगा नहीं घूमना पड़ेगा और सुनराकू बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन पाएगा। और फिर सुनराकू दोबारा अपना बर्ड मास्क पहनकर कहता है, अब जल्दी से ये सारे कर्स मार्क मेरे ऊपर से हटा दो। और जो अजीब सा धुआं सुनराकू के शरीर से निकलकर इकट्ठा हो रहा था वो अचानक लेगोकॉन का सर बन जाता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और अचानक ये सर सुनराकू को पूरी तरीके से खाकर निकल जाता है, जो देखकर इन सबके होश उड़ जाते हैं। अभी लेगोकॉन का मुंह सुनराकू को चबा रहा है और फिर थोड़ी देर चबाने के बाद लेगोकॉन का मुंह सुनराकू को थूक देता है। और फिर सुनराकू अपने कर्स मार्क्स को देखता है और ये पहले से भी ज्यादा डार्क हो चुके हैं। और ये देखकर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है। और एमुल कहती है, ये कर्स मार्क्स गए नहीं बल्कि ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और फिर एक
लेगाकॉन के कर्स मार्क्स को लेकर एक नोटिफिकेशन आती है और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि लेगाकॉन सुनराकू को अपना वर्दी अपोनेंट समझता है और अब लेगाकॉन के मार्क्स सुनराकू के सोल पर लग गए हैं और अब इन मार्क्स को हटाने के लिए सुनराकू को लेगाकॉन को हराना ही होगा। और अब सुनराकू को और ज्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर्स अपना टारगेट बनाएंगे, लेकिन अब सुनराकू अपने शरीर पर कुछ भी पहन सकता है। और ये पढ़कर सुनराकू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब सुनराकू कोई भी आर्मर पहन सकता है। लेकिन अगली ही लाइन में सुनराकू पढ़ता है कि सुनराकू अपने कर्स मास्क के ऊपर कोई भी आइटम पहनेगा तो वो आइटम एक समय के बाद टूट जाएगा। और ये पढ़ने के बाद सुनराकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और सुनराकू लेगाकॉन के मुंह से कहता है, तुम आखिरकार मेरे साथ क्या करना चाहते हो और मैं डिमांड करता हूँ कि तुम अपना कर्ज अभी वापस लो। ये देखकर लेगाकॉन का मुंह सुनराकू पर हंसता है और फिर धुएं की तरह गायब हो जाता है और कर्ज मार्क की वजह से सुनराकू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर साइगर जीरो सुनराकू से एक्स यूनिक सिनेरियो के बारे में पूछती है और सुनराकू बताता है इस सिनेरियो की मदद से हम लेगाकॉन से फाइट कर सकते हैं और वेथरमॉन द टूम गार्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही था। और फिर सुनराकू लेगाकॉन को हराने के बदले जो दूसरा रिवॉर्ड है वो देखता है और ये है यूनिक कंडीशन गाइडिंग टॉर्च। और ये आइटम लेगाकॉन की तरफ पॉइंट करता है जब लेगाकॉन आसपास होता है और ये देखकर सुनराकू सोचता है, मैं समझ गया और इसकी मदद से हम असली लेगाकॉन को ढूंढ पाएंगे। और फिर ये तीनों एक्स यूनिक सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एरिया बॉस को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए रे यानी कि साइगर जीरो उनको इस एरिया बॉस के बारे में बताती है क्योंकि रे इस गेम की पुरानी प्लेयर है और वो पहले भी इस एरिया बॉस को हरा चुकी है। और फिर थोड़ा ही आगे चलने के बाद ये लोग एरिया बॉस तक पहुंच जाते हैं और एरिया बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये सब एक साथ एरिया बॉस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब सुबह हो चुकी है क्योंकि इन्हें एरिया बॉस को हराने में काफी समय लग गया। और थोड़ी देर में एमुल नींद से जाग जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ और उस एरिया बॉस का क्या हुआ। एमुल ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि नींद से उठने के बाद एमुल को कुछ भी याद नहीं है कि एरिया बॉस से फाइट में क्या हुआ है। और फिर ये सब लोग एमुल को बताते हैं कि एमुल ने एरिया बॉस से कमाल की फाइट करी और एमुल ही थी जिसने एरिया बॉस से लड़ने में सबसे ज्यादा खतरा उठाया। और ये खतरा उठाने वाली बात सुनकर एमुल के होश उड़ जाते हैं। और फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद ये लोग 50 शिया टाउन तक पहुंच जाते हैं और इस टाउन में एक पोर्ट भी है क्योंकि ये टाउन समंदर के किनारे पर है। और फिर यहाँ घूमते हुए सुनराकू कहता है, ये इस कॉन्टिनेंट का आखिरी टाउन है और सही में ये कमाल का है क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। और अकाने भी इस टाउन की तारीफ करती है और सुनराकू कहता है, अकाने तुमने टाउन में आने के बाद मास्क क्या इस वजह से पहना है जिससे तुम यूनिक मॉन्स्टर सीगवम के मार्क को छुपा सको। अकाने कहती है, जहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहाँ मैं ऐसा कर लेती हूँ। और फिर अकाने सोचती है, मैं सुनराकू को नहीं बता सकती कि मैंने गलती से अपने कैरेक्टर का चेहरा बिल्कुल अपने असली चेहरे जैसा रख लिया है। फिर सुनराकू पूछता है, लेकिन तुम अपने मार्क के ऊपर एक मास्क कैसे पहन पा रही हो। अकाने कहती है, ये बस एक एसेसरी है और कोई हेडगियर नहीं है। और फिर एक शॉप के सामने खड़े होकर एमुल सुनराकू से ग्रीमोर खरीदने के लिए कहती है, लेकिन सुनराकू मना करता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे गाजर और मैजिक पोशन नहीं खरीदे और इसके अलावा हमें और भी काम है। और फिर सुनराकू सोचने लगता है कि उसे अभी क्या क्या काम करना है और इन सारे कामों के बारे में सोचकर सुनराकू को टेंशन हो जाती है। फिर अकाने कहती है, एमुल की ट्रांसफॉर्मेशन कमाल की है और क्या सीकरू तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर सीकरू कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अकाने के बार बार पूछने पर सीकरू धीरे से कहता है, मैं अभी एक डब्बा हूँ और डब्बे बातें नहीं करते। ये सुनकर सुनराकू सोचता है, आखिर ये कैसा डब्बा है। और जब ये लोग एक पतले से गलियारे से गुजरने लगते हैं तभी आवाज आती है, ताकत हासिल करने वाले। और अचानक ये सुनकर सुनराकू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये बूढ़ा इंसान कौन है। साइगर जीरो बताती है, सुनराकू इस आदमी का नाम है आर्कनूम द मॉन्क ऑफ अवेकनिंग। और जब प्लेयर्स का लेवल 99 हो जाता है तब आर्कनूम जो एक एनपीसी है उनके सामने आता है और प्लेयर्स की जॉब अनलॉक करने में उनकी मदद करता है। जैसे कि अगर तुम एक जादूगर हो तो तुम जादू और भी तेज सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम एक तलवारबाज हो तो तुम्हारी तलवारबाजी की एबिलिटी और भी जल्दी इम्प्रूव हो पाएंगी। लेकिन इसके काफी सारे फायदे और नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मुझे जो कार्ड मिला है वो है वर्ल्ड और इससे मेरे सारे स्टैट्स काफी इम्प्रूव हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे पेनल्टीज मिलती हैं अपने स्पेल्स और स्किल्स को इस्तेमाल करने के बदले वो भी डबल हो चुकी हैं।
फिर सुनराकू कहता है, हालांकि इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन तुम्हारे सारे स्टैट्स इंप्रूव हो गए और क्या मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे अपने लिए कौन सा कार्ड चाहिए। साइगर जीरो कहती है, नहीं, तुम ये चूज नहीं कर सकते और जो कार्ड तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें तुम्हारे प्लेयर्स के हिसाब से ही मिलेगा। फिर सुनराकू आर्कनूम द मॉन्क ऑफ अवेकनिंग के सामने बैठ जाता है और आर्कनूम कहता है, ताकत को हासिल करने वाले, मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारी ताकत के रहस्य को नींद से जगा सकूं। और फिर अचानक आर्कनूम सुनराकू को एक गोले में लपेट लेता है और ये देखकर अकाने, अकित्सु और एमुल काफी डर जाती हैं, लेकिन साइगर जीरो कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है। और अभी सुनराकू के सामने काफी सारे कार्ड्स हवा में उड़ रहे हैं और आर्कनूम कहता है, तुम अपना कार्ड उठाओ और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिए फैसला करेगी। और फिर सुनराकू एक कार्ड उठाता है और इस कार्ड के ऊपर लिखा है द फूल। और आर्कनूम कहता है, चाहे तुम्हारी जर्नी का कोई मकसद हो या नहीं, लेकिन तुम एक जगह पर नहीं टिक पाओगे। और फिर अचानक सुनराकू के ऊपर से कवर हट जाता है और जो कार्ड सुनराकू के हाथ में है वो चमकने लगता है और थोड़ा हवा में घूमकर वो सुनराकू की बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर सुनराकू देखता है कि मेन जॉब के अलावा सुनराकू के पास एक सब जॉब भी आ चुकी है और वो है एक फूल की। और फिर सुनराकू के पास नोटिफिकेशन आती है कि सुनराकू अपने स्किल्स को दोबारा पहले से आधे टाइम में इस्तेमाल कर सकता है। और ये देखकर सुनराकू बहुत खुश हो जाता है और आर्कनूम द मॉन्क ऑफ अवेकनिंग कहता है, फूल को कमबैक करने में मदद मिलेगी, लेकिन तुम किसी और की मदद नहीं ले पाओगे। और फिर सुनराकू नोटिफिकेशन को पढ़ता है और इसमें आगे लिखा हुआ है कि हो सकता है कि सुनराकू कभी कभार हीलिंग आइटम से हील ना हो पाए और जादू के नेगेटिव इफेक्ट्स का असर सुनराकू पर डबल होगा, जिस वजह से सुनराकू सोचता है कि सुनराकू खुद को इन्वेंटोरिया में जाकर हील कर लेगा। और फिर सुनराकू कहता है, और इसके अलावा अगर मुझे कोई भी अटैक ना लगे तो मुझे कुछ नहीं होने वाला और द फूल बनना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है। तभी साइगर जीरो कहती है, आखिर तुम्हें फूल का ही कार्ड मिला। सुनराकू पूछता है, क्या तुम्हें ये पहले से पता था? साइगर जीरो कहती है, आमतौर पर द फूल उसको मिलता है जो लेवल 99 तक काफी जल्दी पहुंच जाते हैं। और फिर सुनराकू रे से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसका मतलब क्या है? और जैसे ही रे यानी कि साइगर जीरो देखती है कि सुनराकू के लेवल 99 के आगे एक्सटेंड लिखा हुआ है, वो काफी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, लेवल के आगे एक्सटेंड तब लिखा आता है जब हम किसी मॉन्स्टर को हरा देते हैं जिसका लेवल 100 से ज्यादा होता है और लेवल 99 पर आके रुक जाता है, लेकिन एक्सटेंड की वजह से तुम इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। और फिर साइगर जीरो सोचती है, सुनराकू सही में कमाल का है और हम एक्सटेंड के बिना लेवल की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और मैंने भी एक्सटेंड हासिल करने की कोशिश करी थी, लेकिन मॉन्स्टर को हराने में मुझे बाकी प्लेयर्स की भी मदद लगी जिनका खुद लेवल 99 था। और एक्सटेंड हासिल करना सही में काफी मुश्किल काम है, लेकिन मुझे इस बात से सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन गेम्स को मैंने डिफिकल्ट बोल के छोड़ दिया था उनको हिजोतोमी ने बड़ी ही आसानी से पार कर दिया। और फिर सुनराकू सोचता है, मुझे अपने छोटे मोटे काम निपटाकर रुस्ट और मॉडो से मिलने के लिए जाना चाहिए क्योंकि मुझे उन दोनों से यूनिक मॉन्स्टर कटारनिड द एबिस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अभी दूसरी तरफ रुस्ट और मॉडो भी एसएलएफ में आ चुके हैं और ये भी 50 सिटी में ही हैं। और रुस्ट एसएलएफ के अंदर रोबोट्स को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। इस समय केई उमोई यानी कि ओईकार्डो बहुत गुस्से में है और कहता है, मेरे दोनों टीम मेंबर्स अपने अपने पर्सनल रीजन की वजह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कंपटीशन शुरू होने से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा और इस वजह से मुझे 2 नए मेंबर्स की जरूरत है और वो मेंबर्स कोई आलतू फालतू प्लेयर नहीं हो सकते और उन्हें इतना स्किल्ड प्लेयर होना होगा जो ताकतवर अपोनेंट्स का सामना कर सके। और अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि मुझे उन दोनों से ही मदद मांगनी होगी। और फिर ओईकार्डो पेंसिल गन और सुनराकू को ग्लोबल गेम कंपटीशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है, इन दोनों की मदद के बिना मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और शंग्रीला फ्रंटियर गेम के अंदर ये सब एक साथ हैं और सुनराकू कहता है, तुम सबके साथ काम करके अच्छा लगा और अब रैबिट्ज़ो जाने का समय आ चुका है। और रे, आज जो तुमने मेरी मदद करी उसके लिए शुक्रिया। रे यानी कि साइगर जीरो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे भी यहाँ पर काफी मजा आया और अगर तुम्हें कभी और मेरी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर रे सोचने लगती है कि काश वो सुनराकू के साथ थोड़ा और समय बिता पाती, लेकिन तभी वो सोचती है कि इस सब के बारे में वो अपनी बड़ी बहन साइगर 100 को क्या बताएगी। और रे को ऐसा लगता है कि अगर साइगर 100 को ये बात पता चल गई कि लाइगाकॉन की शैडो को हराया जा चुका है तो साइगर 100 सुनराकू को पकड़ लेगी और जबरदस्ती उससे मदद लेगी और उसे परेशान करेगी। लेकिन रे नहीं चाहती कि हिजोतोमी यानी कि सुनराकू को परेशान किया जाए
है और ये सब सोच सोच कर रे काफी परेशान हो जाती है और सुनराकू अकाने से पूछता है, अकाने अब आगे तुम क्या करने वाली हो? अकाने कहती है, मैं रैबिटज़ोआ में जाने से पहले इस टाउन में घूमना चाहती हूँ। अकाने की ये बात सुनने के बाद रे सोचती है, अकाने मेरी तरह नहीं है और ये भी रैबिटज़ोआ जा सकती है और इस हिसाब से मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। फिर सुनराकू के रैबिटज़ोआ में जाने के बाद अकाने कहती है, ठीक है अब मैं भी चलती हूँ। लेकिन रे कुछ बात करने के लिए अकाने को यहाँ पर रोकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी हिजुतो में जो गेम के अंदर सुनराकू है केई उमोई की ग्लोबल गेम कंपटीशन की इनविटेशन को देखता है और इनविटेशन में लिखा है कि केई उमोई इनकी एंट्री फी और ट्रैवल फी पे कर देगा, जिससे इन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और केई उमोई इनसे हेल्प बस इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसके बाकी 2 मेंबर्स अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन एक इंसान है जिसे कंपटीशन के अंदर केई उमोई हर कीमत पर हराना चाहता है। और फिर हिजुतोमी इस बारे में पेंसिल गन को मैसेज करता है और पेंसिल गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और फिर हिजुतोमी भी काफी सोच विचार करने के बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का ये मतलब है कि मैं केई उमोई और पेंसिल गन से रियल लाइफ में मिलने वाला हूँ, इसी वजह से मुझे पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी थोड़े समय बाद सुनराकू ने एक आर्मर पहन रखा है और सुनराकू हर एक सेकंड को काउंट कर रहा है, लेकिन ब्लैक ये करने से सुनराकू को मना कर रही है। और जैसे ही 3 मिनट पूरे होते हैं इस आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ब्लैक को काफी सदमा लगता है और सुनराकू कहता है, ये वाला आर्मर भी पिछले आर्मर की तरह एग्जैक्ट 3 मिनट में टूट गया। और इससे ये पता चलता है कि आर्मर का डिफेंस कैसा भी हो वो लेगाकॉन के कर्स मार्क की वजह से एग्जैक्ट 3 मिनट में ही टूटता है। लेकिन आर्मर तोड़ने की वजह से ब्लैक सुनराकू के ऊपर चिल्लाने लगती है और सुनराकू कहता है, लेगाकॉन का कर्स मार्क कैसे काम करता है इसकी मुझे अच्छे से समझ होनी चाहिए, नहीं तो आगे मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ। ब्लैक कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन सब कामों के लिए मेरे बनाए हुए आर्मर का इस्तेमाल मत करो। और फिर ब्लैक सुनराकू को ग्रिल्टा ब्रिल वेपन देती है, जो देखकर सुनराकू कहता है, मैंने बस सोने से पहले तुमको ये दिया था और तुमने ग्रिल्टा ब्रिल को इतना जल्दी रिपेयर कर दिया। ब्लैक कहती है, इसको ध्यान से इस्तेमाल करो क्योंकि एक रीलेगेसी वेपन को रिपेयर करना कोई आसान काम नहीं है। फिर सुनराकू कहता है, मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर दो। और ब्लैक मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकती हो। ब्लैक सुनराकू के पेट में हेड मारती है और कहती है, तुम मुझसे और कितना काम करवाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय सुनराकू रुस्ट और मोडो से मिलने के लिए जा रहा है और कहता है, सही में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करवाने में इतना खर्चा आ जाएगा। एमुल कहती है, अच्छा होगा कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में वॉक करूं। सुनराकू कहता है, हमें माना पोषण को बचाने की जरूरत है इसलिए थोड़ा टॉलरेट करो। और फिर सुनराकू नोटिस करता है कि इस जगह पर जितने भी एनपीसी हैं वो थोड़े राउडी टाइप हैं। और सुनराकू फिर उस शॉप तक पहुंच जाता है जिसमें रुस्ट ने सुनराकू को बुलाया है। और जब सुनराकू शॉप के अंदर घुसने ही वाला होता है तभी अचानक शॉप के अंदर से एक एनपीसी निकल के गिरता है। सुनराकू एनपीसी से पूछता है, तुम ठीक तो हो? लेकिन एनपीसी सुनराकू से बदतमीजी से बात करता है। लेकिन जब एनपीसी सुनराकू के शरीर पर लेगाकॉन के मार्क्स देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है और सुनराकू से एकदम अच्छे से बात करने लग जाता है। फिर सुनराकू शॉप में घुसकर देखता है कि रुस्ट सारे ही एनपीसी को पीट रही है। और सुनराकू कहता है, अपने साइज के हिसाब से सही में तुम में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये सुनते के साथ रुस्ट सुनराकू को पंच मारती है। सुनराकू रुस्ट का पंच डॉज कर लेता है, लेकिन एमुल उछलकर रुस्ट की आंखों पर जा चिपकती है और मोडो जल्दी से रुस्ट को पकड़कर बताता है कि ये कोई एनपीसी नहीं है बल्कि सुनराकू है। और फिर रुस्ट सुनराकू के आउटफिट को अश्लील कहती है, जिसके बाद सुनराकू रुस्ट को लेगाकॉन के कर्स मार्क की पूरी कहानी एकदम डिटेल में सुनाता है। फिर मोडो कहता है, और क्या ये बोलने वाला वॉर्पल बनी भी तुम्हारे यूनिक सिनेरियो का पार्ट है? एमुल कहती है, मेरा नाम एमुल है और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुनराकू कहता है, हाँ एमुल यूनिक सिनेरियो का पार्ट है, लेकिन अब मैं तुमसे उस यूनिक सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूंगा जो कटारनेट ऑफ द अबिस से जुड़ा हुआ है। मोडो कहता है, हम उस एनपीसी को ढूंढ रहे हैं जो हमें यूनिक सिनेरियो तक लेकर गया था। फिर रुस्ट कहती है, जब पिछली बार मैं यहाँ पर एनपीसी को पीट रही थी तब मुझे एक एनपीसी मिला जो खुद को कह रहा था मैसेंजर ऑफ द ग्रेट पायरेट, और वो हमको द ग्रेट पायरेट स्टूड के पास ले गया। सुनराकू कहता है, तो क्या फिर वो स्टूड नाम का आदमी तुम्हें यूनिक सिनेरियो तक लेकर गया था? रुस्ट कहती है, हाँ, और इसी वजह से मैं बिल्कुल वही सब कर रही थी जो मैंने पिछली बार किया था। सुनराकू कहता है, अब समझ में आया
कि तुम एनपीसी को क्यों पीट रही थी। तभी बार के अंदर एक कैरेक्टर घुसता है और कहता है, मैं सोच ही रहा था कि शॉप में इतना हंगामा क्यों हो रहा है और आखिरकार इस सब के पीछे तुम ही निकली और तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया, इसलिए मुझे लगा था कि तुम डर कर भाग गई। सुनराकू रुस्ट से कहता है, रुस्ट तुम मुझसे ये मत कहना कि ये छोटा सा कैरेक्टर मैसेंजर ऑफ द ग्रेट पायरेट है। और ये एनपीसी कहता है, मैसेंजर, ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट पायरेट स्टूड खड़ा है। इसे देखकर सुनराकू काफी हैरान हो जाता है और कहता है, सही में क्या यही है द ग्रेट पायरेट स्टूड? रुस्ट कहती है, हाँ यही है जो तुम्हें यूनिक सिनेरियो देगा, जो तुम्हें कटारनेट ऑफ द अबिस तक लेकर जाएगा। और फिर ग्रेट पायरेट स्टूड इनसे मजे लेने लगता है और इनसे फालतू भी बोलने लगता है। लेकिन जब वो सुनराकू से फालतू बोल ही रहा होता है तभी अचानक वो सुनराकू के कर्स मार्क को देखता है, जो देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है और ये कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और सुनराकू भी समझ चुका है कि ये कर्स मार्क से डर रहा है, जिस वजह से सुनराकू कहता है, मेरा नाम सुनराकू है और मैं इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ और वैसे मैं लैगाकॉन के जबड़ों को तोड़ने का एक्सपर्ट हूँ। और ये जानने के बाद स्टूड की हालत खराब हो जाती है और फिर स्टूड कहता है, चलो ठीक है, फिर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपनी शिप तक लेकर जाता हूँ और तुम्हें उस शिप तक लेकर जाता हूँ जिसने मेरे पिता को मारा है और उसका नाम है द क्राइंग इंसमैन। तभी सुनराकू के सामने यूनिक सिनेरियो आ जाता है और सुनराकू इसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अब स्टूड इनको अपनी शिप की तरफ लेकर जा रहा है और इनको बताता है, मेरे पिता क्राइंग इंसमैन में चढ़ गए थे और उस शिप को घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है और मेरे पिता ने उस शिप के मॉन्स्टर से फाइट करके अपने क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया, लेकिन इसमें उनकी जान चली गई। सुनराकू कहता है, तो इसका मतलब है कि तुमको बदला चाहिए? स्टूड कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं एक ना एक दिन उस घोस्ट शिप को जरूर डुबाऊंगा। और फिर अब ये लोग स्टूड की शिप तक पहुंच चुके हैं और इस शिप का नाम है स्कारलेट वेल और इनके क्रू का नाम है रेड वेल पायरेट्स। तभी चार लोग दो बैरल लेकर इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और इनको देखकर सुनराकू और एमुल काफी शॉक हो जाते हैं और फिर ये लोग बैरल को रख कर कहते हैं कि ये डिलीवरी सुनराकू के लिए है और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुनराकू काफी एक्साइटेड होकर बैरल को खोलता है और देखता है कि अंदर साइगर जीरो है, जो देखकर सुनराकू के होश उड़ जाते हैं। और दूसरे बैरल में से अकाने और सीक्रू निकलते हैं और अकाने सुनराकू से पूछती है, सुनराकू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनराकू कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और वैसे तुम दोनों यहाँ पर डिलीवर कैसे हो गए और यहाँ क्या चल रहा है? और सुनराकू के पूछने पर पहले अकाने बताती है कि अकाने समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर के व्यू को एंजॉय कर रही थी कि अचानक अकाने के सामने एक यूनिक सिनेरियो की रिक्वेस्ट आ गई और अकाने ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद ये लोग बैरल लेकर दौड़ते हुए अकाने के पास पहुंचे और अकाने को बैरल में भरकर सुनराकू तक पहुंचा दिया। ये सुनने के बाद सुनराकू सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यूनिक सिनेरियो की रिक्वेस्ट सिर्फ मैंने ही एक्सेप्ट की थी। तभी साइगर जीरो सुनराकू से कहती है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अभी भी एक ही पार्टी में हैं। ये सुनकर सुनराकू को याद आता है कि लैगाकॉन से लड़ते वक्त इन्होंने जो टेम्परेरी पार्टी बनाई थी वो अभी तक इन्होंने खत्म नहीं की है और सुनराकू के इस पार्टी के लीडर होने की वजह से जो रिक्वेस्ट सुनराकू ने एक्सेप्ट करी उसकी नोटिफिकेशन इन तक पहुंच गई और उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करने की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुंच गए। और फिर रुस्ट और मॉडो सुनराकू से अकाने और साइगर जीरो के बारे में पूछते हैं और सुनराकू इनसे इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि सुनराकू नहीं चाहता कि अकाने और साइगर जीरो को ये पता चले कि सुनराकू इन्हें इस यूनिक सिनेरियो पर गलती से बुलाने के बाद जाने के लिए कह रहा है। और इसके अलावा इन दोनों ने सुनराकू की काफी मदद की है। और सुनराकू के रिक्वेस्ट के बाद रुस्ट और मॉडो अकाने और साइगर जीरो को साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जब रे यानी कि साइगर जीरो शॉर्ट्सवुल्फ क्लान के साथ मीटिंग में थी, तब इसके पास यूनिक सिनेरियो की रिक्वेस्ट आई थी और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद ये डिलीवरी वाले यहाँ तक पहुँच जाते हैं और साइगर जीरो को बैरल में भरकर सुनराकू तक पहुँचा देते हैं। और फिर अब सुनराकू और बाकी सब शिप में चढ़ चुके हैं और द ग्रेट पायरेट स्टूड की लीडरशिप के अंदर ये सभी लोग रवाना होते हैं द घोस्ट शिप यानी कि क्राइंग इंसमैन की तलाश में। और फिर काफी देर शिप में सफर करने के बाद साइगर जीरो सुनराकू को बताती है कि जब मैंने एक शिप में बैठे हुए एनपीसी से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि घोस्ट शिप पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई इंसानी लाश सड़ी हुई मछली बन चुकी हो। और उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हुए भी उस एनपीसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मॉडो सुनराकू से कहता है, हम लोगों ने भी ये यूनिक सिनेरियो पहली बार एक्सेप्ट किया है, इसलिए हमें भी नहीं पता कि इस यूनिक सिनेरियो पर क्या होने वाला है।
और फिर थोड़ा और सफर करने के बाद एक पायरेट मेंबर कैप्टन स्टूड को बताता है और फिर कैप्टन स्टूड भी अपनी दूरबीन से देखता है एक काले बादल को और कहता है हम पहुंच चुके हैं। और फिर काले बादल के काफी करीब आने के बाद सुनराको और बाकी सब भी समझ जाते हैं कि इनकी अब घोस्ट शिप से मुलाकात होने वाली है। फिर काला बादल इनकी शिप के ऊपर छा जाता है और फिर एक जगह पर बिजली गिरती है और जिस जगह पर बिजली गिरती है वहीं से घोस्ट शिप यानी कि क्राइंग इंसमैन निकलती है। और घोस्ट शिप को देखकर एक पायरेट मेंबर काफी ज्यादा डर जाता है और वो घोस्ट शिप के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सुनराको उसको रोकता है और समझाता है कि तुम अंधों की तरह उस पर हमला मत करो और उनको अपनी अटैक रेंज में आने दो। तभी स्टूड जो डर के मारे बैठा हुआ है कहता है यहाँ पर मैं हूँ जो ऑर्डर्स देता है। सुनराको स्टूड से कहता है ये बात तुम तब कहना जब तुम खड़े हो पाओ, और क्या तुमको सही में ऐसा लगता है कि इस तरीके से तुम अपनी पिता की मौत का बदला ले पाओगे। सुनराको की ये बात स्टूड को काफी हर्ट करती है और इस समय घोस्ट शिप पूरी रफ्तार के साथ इनके शिप से टकराने के लिए आ रही है और एक पायरेट मेंबर डर के स्टूड को इससे बचने के लिए कहता है, लेकिन स्टूड कहता है नहीं, क्योंकि अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी शिप को साइड में से तोड़ देंगे। और फिर स्टूड शिप की स्टीयरिंग पकड़कर कहता है हम लोग घोस्ट शिप से सीधी टक्कर लेंगे क्योंकि घोस्ट शिप की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से हमारी शिप सामने से आसानी से उसको हैंडल कर लेगी। और अब घोस्ट शिप और इनकी शिप एक दूसरे से टकराने के लिए आगे बढ़ रही हैं और शिप में सभी ने शिप को जोर से पकड़ लिया है, लेकिन सुनराको ने तो खुद को शिप से बांध लिया है जिससे कि वो पानी में न गिर जाए। फिर दोनों शिपों की एक जोरदार टक्कर होती है और शिप में बैठे हुए सभी लोग जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन घोस्ट शिप में से काफी सारे मॉन्स्टर्स इनकी शिप में आ गिरते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू होती है और प्लेयर्स लगातार मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं। और सुनराको देखता है कि शिप के अंदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्लेयर्स हैं, जिस वजह से सुनराको डिसाइड करता है कि सुनराको अब घोस्ट शिप के अंदर जाएगा। और फिर जब सुनराको घोस्ट शिप की तरफ जा रहा होता है तब काफी सारे मॉन्स्टर्स सुनराको के सामने आकर सुनराको का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन तभी रुस्ट कहती है सुनराको अगर तुम घोस्ट शिप में जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे। और तभी यहाँ पर मॉडो भी आ जाता है और फिर मॉडो और रुस्ट मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, जिससे मॉन्स्टर दूर हवा में उड़ जाते हैं और सुनराको के लिए रास्ता बन जाता है। और फिर सुनराको अपने स्किल का इस्तेमाल करके छलांग मारता है और घोस्ट शिप के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर एमुल और सुनराको मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करते जाते हैं, लेकिन फिर सुनराको ऊपर चढ़ जाता है और सोचने लगता है इतने सारे मॉन्स्टर्स आखिर आ कहां से रहे हैं। तभी अचानक दो मॉन्स्टर्स सुनराको पर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर्स रुस्ट के हमले से मर जाते हैं। और सुनराको देखता है कि रुस्ट और मॉडो भी घोस्ट शिप पर आ चुके हैं। फिर सुनराको पूछता है क्या तुम हमारी शिप पर सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके हो? मॉडो बताता है कि हमारे शिप पर थोड़े ही मॉन्स्टर्स बचे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो सब लोग उन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लेंगे। और फिर रुस्ट और सुनराको मॉन्स्टर से साथ में लड़ने का डिसाइड करते हैं और मॉडो इनको ऊपर से कवर दे रहा है। अचानक मॉडो रुस्ट और सुनराको से बचने के लिए कहता है और रुस्ट और सुनराको उछलकर एक हमले से बच जाते हैं। और फिर सुनराको कहता है लगता है कि हमारे सामने बॉस मॉन्स्टर आ चुका है। सुनराको ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इनके सामने एक शार्क ज़ॉम्बी नाम का मॉन्स्टर आ चुका है और अभी दूसरी तरफ साइगर जीरो को मॉन्स्टर को मारने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि ये तीनों आसानी से मिलकर मॉन्स्टर्स को मार पा रहे हैं। और फिर साइगर जीरो सोचती है जो आर्मागेडन अटैक मैंने लेगाकॉन पर किया था उसके साइड इफेक्ट की वजह से मेरे इक्विपमेंट्स के स्टैट्स आधे हो चुके हैं और अब मैं कोई अपना स्पेशल अटैक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अभी दूसरी तरफ सुनराको और रुस्ट बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक सुनराको एमुल को मॉडो की तरफ फेंकने लगता है और कहता है एमुल मुझे तुम पर पूरा यकीन है क्योंकि तुम सुपर एमुल कैनन को उसर पर ड्रैगन के खिलाफ मास्टर कर चुकी हो। एमुल कहती है मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि उस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। मॉडो एमुल को कैच कर लेता है और अभी सुनराको बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे भाग रहा है और रुस्ट मॉडो और एमुल बाकी सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं, जिससे सुनराको बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच सके। और सुनराको भी मॉन्स्टर से लड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और थोड़ी देर में सुनराको बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। और फिर सुनराको बॉस मॉन्स्टर की धुलाई शुरू कर देता है और थोड़ी देर बॉस मॉन्स्टर को पीटने के बाद सुनराको सोचता है यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है क्योंकि मैं इस बॉस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही आसानी से पीट पा रहा हूँ। और या फिर ऐसा हो सकता है कि इस यूनिक सिनेरियो में एक और बॉस मॉन्स्टर हो जो ज्यादा ताकतवर हो, और या ऐसा भी हो सकता है कि इन सब की मदद की वजह से ये लड़ाई हम आसानी से जीत पा रहे हैं। लेकिन अचानक
द ग्रेट पायरेट स्टूड इस घोस्ट शिप में आ जाता है और कहता है मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। और स्टूड को यहाँ पर देखकर बाकी सभी प्लेयर्स काफी हैरान हो जाते हैं और अचानक बॉस मॉन्स्टर स्टूड को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। ये देखकर सुनराकू समझ जाता है कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है स्टूड को प्रोटेक्ट करना और सुनराकू ये बात सबको बता देता है। लेकिन इस समय बॉस मॉन्स्टर स्टूड के काफी करीब पहुंच चुका है और स्टूड पर हमला करता है और अब बॉस मॉन्स्टर का अटैक स्टूड को लगने ही वाला है। लेकिन एन मौके पर साइगर जीरो बॉस मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक करके स्टूड को बचा लेती है और हम देखते हैं कि साइगर जीरो ने साइड इफेक्ट्स की वजह से बिल्कुल ही अलग कपड़े इक्विप कर लिए हैं जिससे वो अच्छे से फाइट कर पाए। और फिर सारे मॉन्स्टर्स स्टूड को टारगेट करते हैं और ये सभी मिलकर स्टूड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर अकाने और सीक्रू भी आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अकाने घोस्ट शिप के अंदर अपना पैर रखती है वैसे ही इन सबको एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है या हम कहें एक लैग फील होता है। और फिर सुनराकू सोचता है ये अजीब सी सेंसेशन क्या थी। ऐसा लगा जैसे कि समय ही रुक गया हो। लेकिन इससे पहले मैंने SLF के अंदर कभी भी लैग फील नहीं किया। और गेम्स लैग तब करती हैं जब गेम्स एक साथ काफी सारा डाटा लोड करती हैं। और तभी हम देखते हैं कि समंदर की गहराइयों से काफी सारे टेंटिकल्स इनकी तरफ आ रहे हैं और अभी ऊपर एक हरिकेन आ चुका है जिसकी वजह से काफी जोर जोर से हवाएं चल रही हैं और चाहे प्लेयर्स हो या मॉन्स्टर बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हैं। और अचानक पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और एमुल इन सबको बताती है कि ये कटार्निड है। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी की हालत खराब हो जाती है और फिर कटार्निड इस घोस्ट शिप को जकड़ना चालू कर देता है। और फिर मॉडो कहता है हम लोग अभी एक नॉर्मल यूनिक सिनेरियो के अंदर हैं जिस वजह से हमें एक यूनिक मॉन्स्टर नहीं दिखना चाहिए था। और अभी सुनराकू सोच रहा है लगता है कि ये यूनिक सिनेरियो हमें सीधा एक यूनिक सिनेरियो तक लेकर जाता है। और अब इस समय कटार्निड ने पूरी तरीके से घोस्ट शिप को जकड़ लिया है और कटार्निड घोस्ट शिप को पानी के अंदर डुबा देता है। और डूबते हुए सुनराकू के सामने नोटिफिकेशन आती है कि एक्स यूनिक सिनेरियो एक्टिवेट हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद सुनराकू को होश आता है और सुनराकू देखता है कि इस समय सुनराकू समंदर के नीचे की जमीन पर है और अभी सुनराकू एक्स यूनिक सिनेरियो के अंदर है। और फिर सुनराकू जोर जोर से एमुल का नाम चिल्लाता है लेकिन सुनराकू को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और फिर सुनराकू सोचने लगता है एमुल को अपने साथ यहाँ पर लाना गलत आइडिया था क्योंकि एमुल एक NPC है और अगर एमुल को कुछ हो गया तो वो वापस जिंदा नहीं हो पाएगी। और फिर सुनराकू शिप के ऊपर चढ़कर देखता है और सुनराकू को अपने सामने एक काफी बड़ा शहर नजर आता है। और फिर सुनराकू के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि सुनराकू को मास्टर ऑफ द एबिस से मिलना है। लेकिन सुनराकू डिसाइड करता है कि मास्टर ऑफ द एबिस से मिलने से पहले सुनराकू एमुल और बाकी सबको ढूंढेगा। और सुनराकू दोबारा एमुल का नाम चिल्लाता है और हम देखते हैं कि एक घायल मरमेन को सुनराकू की आवाज सुनाई देती है। और अभी दूसरी तरफ सुनराकू देखता है कि जिन फिश मॉन्स्टर से ये लोग घोस्ट शिप के ऊपर फाइट कर रहे थे वो अब एक नॉर्मल फिश बन चुकी हैं। और एक फिश को इन्वेंट्री में सेव करने के बाद सुनराकू एक्स यूनिक सिनेरियो के बारे में देखने लगता है और कहता है एक्स यूनिक सिनेरियो के स्टार्ट होने से पहले एक लैग फील हुआ था और ये तब हुआ था जब अकाने घोस्ट शिप के अंदर एंटर हुई थी। और लगता है कि एक्स यूनिक सिनेरियो के एक्टिवेट होने की रिक्वायरमेंट्स थी स्टूड का जिंदा होना और सारे पार्टी मेंबर्स का घोस्ट शिप पर आना। तभी सुनराकू के सामने एक काउंटडाउन आ जाता है और सुनराकू फिर शहर में घूमते हुए सोचता है काउंटडाउन के हिसाब से मेरे पास 170 घंटे यानी 7 दिन हैं जिसका मतलब है कि ये लोग मुझे लॉग आउट भी करने देंगे और यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सेव जोन जरूर होगा जहाँ पर मैं अपनी गेम सेव करके वापस लॉग इन कर पाऊँ। और फिर सुनराकू दोबारा एमुल का नाम चिल्ला चिल्ला कर शहर में घूमने लगता है। लेकिन अचानक सुनराकू को किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है और सुनराकू जल्दी से जाकर देखता है कि कोई भाग रहा है और उसे भागता हुआ देखकर सुनराकू कहता है इसकी पूंछ है जिस वजह से जरूर ये कोई मॉन्स्टर है। लेकिन अचानक सुनराकू अपने पीछे ज़ॉम्बी फिश मॉन्स्टर का झुंड देखता है और इनसे भागने लगता है। लेकिन सुनराकू इनसे बचने के लिए कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है लेकिन सुनराकू अपनी ट्रिक्स से भी इनका ध्यान नहीं भटका पाता। और फिर सुनराकू अपने स्किल का इस्तेमाल करके कुछ छलांगे मारता है और एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। फिर सुनराकू फिश मॉन्स्टर को देखकर कहता है ये मॉन्स्टर काफी बेवकूफ हैं जिस वजह से ये लोग कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे लेकिन इनकी गिनती बहुत ज्यादा है इसलिए इनसे ना लड़ने में ही भलाई है। और फिर सुनराकू जाने लगता है लेकिन अचानक सुनराकू को ये नजर आता है और सुनराकू इसको मारने ही वाला होता है लेकिन ये कहता है रुक जाओ मुझे मारो मत मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर सुनराकू सोचता है ये बोल सकता है और ये बाकी सब मॉन्स्टर से भी काफी अलग दिख रहा है और क्या ये NPC इस यूनिक सिनेरियो से रिलेटेड है। तभी सुनराकू अपने पीछे देखता है कि ये फिश मॉन्स्टर एक के ऊपर एक चढ़कर ऊपर चढ़ने वाले हैं
जिस वजह से सुनराकू जल्दी से इसको एक हीलिंग पोशन देता है और इसको पीकर भागने के लिए कहता है। और फिर ये एनपीसी इस हीलिंग पोशन को पीकर सुनराकू के पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, मैं तुमको नहीं जानता लेकिन मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन इस समय सुनराकू सोच रहा है ये एनपीसी जरूर यूनिक सिनेरियो से रिलेटेड है, जिस वजह से मैं इसको जाने नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इससे इस एरिया के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिस इन्फॉर्मेशन की मदद से मैं एमुल और बाकी सब तक पहुंच सकता हूं। फिर ये एनपीसी कहता है, तुम लगातार किसी को पुकार रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पर ज्यादा शोर मत करना, क्योंकि ये मॉन्स्टर सिर्फ देखकर और सुनकर ही अपने एनिमीज का पता लगा सकते हैं और अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो ये तुम्हें घेर कर तुम्हें मार देंगे। और अभी ऊपर से इन मरमेड्स ने सुनराकू और इस एनपीसी को भागते हुए देख लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब सुनराकू और ये एनपीसी जिसने अपना नाम अराबा बताया है उन फिश मॉन्स्टर से भागकर एक जगह पर छिप चुके हैं। और सुनराकू कहता है, अराबा वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि तुम भी उनके जैसे ही हो। अराबा कहता है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं एक मरमेन हूँ और मेरा कंपैरिजन तुम उन गंदी कॉपीज से मत करो। और तभी सुनराकू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और सुनराकू को पता चलता है कि इस जगह पर सुनराकू किसी भी बिल्डिंग को एक सेफ जोन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और फिर सुनराकू अराबा से कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन अचानक अराबा सुनराकू को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, मुझे गाने की आवाज सुनाई दे रही है। ओह शिट, ये मरमेड्स हैं। और फिर सुनराकू खिड़की से बाहर मरमेड्स को उड़ता हुआ देखता है और अराबा से भी इनको देखने के लिए कहता है, लेकिन अराबा कहता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो और हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। लेकिन अब मरमेड्स के गाने की वजह से अराबा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अराबा को देखकर सुनराकू सोचता है, लगता है कि मरमेड्स के गाने की वजह से अराबा की हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन मेरे ऊपर लाइगाकॉन के कर्स मार्क्स की वजह से ऐसे इफेक्ट्स का कोई असर नहीं होता। और फिर सुनराकू बिल्डिंग के ऊपर इन मरमेड से लड़ने के लिए पहुंच चुका है। मरमेड सुनराकू को देखकर मुस्कुराती है और बहुत जोर से गाना गाने लगती है, लेकिन लाइगाकॉन के कर्स मार्क्स की वजह से सुनराकू के ऊपर इनके गाने का कोई असर नहीं होता। और फिर सुनराकू अपने स्किल का इस्तेमाल करके काफी ऊंची छलांग मारता है और एक मरमेड को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, जिसके बाद मरमेड को सुनराकू पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से लैंड करने की वजह से सुनराकू को काफी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से सुनराकू हीलिंग पोशन पीता है, लेकिन हीलिंग पोशन का सुनराकू पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर सुनराकू को याद आता है कि सुनराकू के फुल कार्ड की वजह से हीलिंग आइटम्स कभी कभी सुनराकू पर काम नहीं करेंगे। और अब मरमेड्स ने गाना गाना बंद कर दिया है और अब सारी मरमेड्स मिलकर सुनराकू पर हमला कर रही हैं, लेकिन सुनराकू भी इनसे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक यहाँ पर अराबा आकर एक मरमेड को अपने मुंह में दबाकर झंझोड़ देता है और फेंक देता है, जिससे वो मरमेड मर जाती है। और इसके बाद अराबा इन सभी मरमेड्स को अपने जबड़े में दबाकर फाड़ने की धमकी देता है, जो सुनकर ये मरमेड्स यहाँ से चली जाती हैं। और फिर अराबा सुनराकू से कहता है, क्या शहर में घूमते हुए तुम्हें कोई इतनी बड़ी तलवार दिखी? सुनराकू कहता है, मुझे कोई तलवार नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही मैं समंदर में डूबे हुए शहर में पहुंचा वैसे ही वो फिश मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गए थे। अराबा कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम अभी अभी आए हो तो तुम्हें नहीं पता होगा, और जो ऊपर तुम सीलिंग देख रहे हो वो असल में समंदर का बॉटम है, और जो तुम नीचे देख रहे हो वो सरफेस एरिया है और उसके नीचे आसमान है। सुनराकू कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कह क्या रहे हो। अराबा कहता है, ये पूरा शहर मास्टर ऑफ द अबिस के टर्निंग पावर से इफेक्ट हो रखा है और हम इसे टर्न ओवर सिटी कहते हैं। और इस समय सुनराकू और अराबा शहर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुनराकू ये जानकर बहुत हैरान है कि ये शहर पूरी तरीके से अपने सर के बल उल्टा हो रखा है। और फिर अराबा सुनराकू को आगे बताता है, सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि शहर की हवा भी पूरी तरीके से उल्टी हो चुकी है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं। और इसके अलावा जो समंदर के अंदर जिंदा मछलियां थी वो बदलकर अनडेड फिशमैन में बदल गई, लेकिन जो मछलियां मर चुकी थी वो बदलकर मरमेड्स में बदल गईं। और इस दुनिया के रूल कटारनेट ऑफ द एबिस के पावर की वजह से पूरी तरीके से बदल चुके हैं और उसकी पावर से मौत को भी पलटा जा सकता है। अराबा की बात सुनने के बाद सुनराकू सोचता है, उसकी पावर से मौत को पलटे जाने का क्या ये मतलब है कि अगर हम उसको मार भी देंगे तो भी वो नहीं मरेगा। और फिर ये दोनों एक काफी ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और सुनराकू कहता है, एक बार मैं सबको ढूंढ लूं उसके बाद मैं यहाँ से निकलने का काम करूंगा। अराबा कहता है, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें कटारनेट को एंटरटेन करना होगा। सुनराकू पूछता है, एंटरटेन करने से तुम्हारा क्या मतलब है?
अराबा बताता है कटारनेट हम जैसे लोगों को यहाँ पर मारने के लिए नहीं लाता, बल्कि हम लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहता है, जिससे उसकी बोरियत थोड़ी कम हो जाए। और अराबा से बातें करते हुए अचानक सुनराकू की नजर इन टावर्स पर पड़ती है और सुनराकू अराबा से इन टावर्स के बारे में पूछता है और अराबा बताता है इन सभी टावर्स के अंदर ब्लॉकर्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही टावर के बारे में पता है जिसमें ब्लॉकर की वजह से किसी भी तरीके का मैजिक काम नहीं करता। फिर सुनराकू कहता है तुम्हें सही में इस सिटी और कटारनेट के बारे में काफी कुछ पता है, और क्या तुम यहाँ पर काफी लंबे समय से फंसे हुए हो? अराबा कहता है मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं उस मरमैन को जानता हूँ जो यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया था, और उस मरमैन ने कटारनेट की लेफ्ट आई पर घाव कर दिया था, जिसके बाद वो अचानक शहर के बाहर पहुंच गया, और वो मरमैन मेरा दादा है। और मुझे भी बस इतना ही पता है। और वैसे हम लोग यहाँ पर कितनी देर रुकने वाले हैं? तभी अचानक सुनराकू बहुत जोर से चिल्लाता है क्या यहाँ पर कोई है? और सुनराकू की ये आवाज यहाँ पर सभी को सुनाई देती है। और अराबा सुनराकू से पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन सुनराकू अराबा को चुप रहने के लिए कहता है और आवाज पर फोकस करने लगता है। तभी सुनराकू को एमुल की आवाज सुनाई देती है, और फिर अराबा और सुनराकू एमुल की तरफ भागने लगते हैं। और सुनराकू कहता है मूव करते हुए मरमेड गाना नहीं गा सकती, और वैसे भी जो फिशमैन ज़ॉम्बीज हैं वो काफी बेवकूफ हैं, जिसका मतलब है कि अगर बस हम सीधा भागते रहेंगे तो काम बन जाएगा। और अभी एमुल भी सुनराकू का नाम चिल्लाते हुए सुनराकू की तरफ दौड़ रही है, और एमुल के कंधों पर स्टूड लटका हुआ है। और एमुल कहती है मेरे पीछे फिशमैन नहीं है बल्कि एक, और अचानक पीछे की दीवार तोड़कर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर सुनराकू और अराबा की हालत खराब हो जाती है, और ये दोनों जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ भागने लगते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि एमुल के पास एक रैंडम एनकाउंटर नाम का स्किल है, और जब कोई भी चारा नहीं बचा था तब एमुल ने इस स्किल का इस्तेमाल किया था, और इस स्किल की वजह से एमुल ने एक मॉन्स्टर को समन कर लिया, और ये मॉन्स्टर एमुल से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इस मॉन्स्टर का लेवल 125 है। और फिर ये तीनों एक राइट टर्न लेते हैं, और अब इनके पीछे फिशमैन के साथ साथ ये मॉन्स्टर भी पड़ा हुआ है, और ये मॉन्स्टर अपने मुंह से लेजर अटैक भी कर रहा है, जो देखकर इन सब की हालत खराब हो रखी है। और फिर सुनराकू कहता है अराबा तुम इन दोनों को वहां पर ले जाओ जहां पर हमने रेस्ट किया था, और मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता हूँ। अराबा हैरान होकर कहता है क्या तुम इस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के बारे में सोच रहे हो? लेकिन इस समय स्टूड और एमुल की हालत अराबा को देखकर खराब हो रही है, क्योंकि इनके हिसाब से ये एक फिशमैन है। सुनराकू कहता है मेरे पास प्लान है और मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा, और अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है अराबा। और जब अराबा एमुल और स्टूड को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तभी अचानक एमुल ट्रांसफॉर्म होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और पीछे रह जाती है। और फिर ये मॉन्स्टर एमुल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और दूर होने की वजह से सुनराकू एमुल तक नहीं पहुंच सकता। तभी अचानक काफी सारे बैम्बू आ जाते हैं और इस मॉन्स्टर के मुंह में घुस जाते हैं, जिससे ये एमुल को नहीं मार पाता और थोड़ी देर के लिए हिल भी नहीं पाता। लेकिन अभी भी ये काफी सारे ज़ॉम्बी फिशमैन एमुल को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और तभी हम ऊपर देखते हैं कि रुस्ट अभी सीकरू के साथ है, और रिस्ट फिर हमला करके ज़ॉम्बी फिशमैन को मार देती है, और जो वो बैम्बू अटैक था वो सीकरू ने किया था। और फिर जल्दी से अराबा एमुल और स्टूड को हाथ में उठाकर भागने लगता है, और भागते भागते रुस्ट अराबा पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन सुनराकू रुस्ट को रोकता है और बताता है कि ये हमारे साथ है। और अब ये मॉन्स्टर बैम्बूस को तोड़कर दोबारा इन सबके पीछे पड़ चुका है। और सुनराकू कहता है मेरे पास डिटेल बताने का टाइम नहीं है, और तुम सब लोग इस मरमैन अराबा के साथ चले जाओ, और मैं खुद इस मॉन्स्टर को हैंडल कर लूंगा। और फिर सुनराकू यहाँ पर रुककर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता है, और बाकी सब आगे भाग जाते हैं। और फिर सुनराकू देखता है कि ये मॉन्स्टर थोड़ा ग्लिच कर रहा है, जो देखकर सुनराकू मुस्कुराता है, क्योंकि सुनराकू के दिमाग में एक आइडिया आया है। और फिर सुनराकू और इस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू होती है, और सुनराकू लगातार इस मॉन्स्टर के अटैक से बचता हुआ मौका मिलने पर इस पर काउंटर अटैक करता है। और फिर इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए सुनराकू सोचने लगता है इस मॉन्स्टर में कुछ कमियां हैं, और इसकी पहली कमी है ये हवा में तैर रहा है, जिस वजह से इसे रफ्तार पकड़ने के लिए बिना टकराए काफी देर तक तैरना होगा। लेकिन इस शहर के अंदर ये बिना टकराए तैर नहीं सकता, जिस वजह से मैं अपनी रफ्तार का फायदा उठाकर इसको लगातार हिट कर सकता हूँ। और इसकी दूसरी कमी है कि ये ग्लिच कर रहा है, और पहले मुझे लगा था कि ये इस वजह से ग्लिच कर रहा है क्योंकि इस पर ज़ॉम्बी फिशमैन ने हमला कर दिया था, लेकिन अब ज़ॉम्बी फिशमैन के जाने के बाद भी ये ग्लिच कर रहा है, जिसका मतलब है कि उन ज़ॉम्बी फिशमैन के अंदर जहर था जिसका असर इसके ऊपर अब भी है।
और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी कमी है कि मुझे मेरे पिता ने रेस किया है, जिनको मछली पकड़ने का बहुत शौक है, जिस वजह से मुझे मछलियों के बारे में बहुत कुछ पता है। और फिर सुनराकू इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर हमला करता है, जिससे इसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर सुनराकू कहता है अब इस मॉन्स्टर को खत्म करने का समय आ चुका है। और हम देखते हैं कि अकाने उस आवाज की तरफ भाग रही है जो सुनराकू और उस मॉन्स्टर के लड़ने की वजह से हो रही है। और तभी रास्ते में अकाने को मोडो मिल जाता है और मोडो भी उसी आवाज की तरफ भाग रहा है। और फिर ये दोनों मिलकर उस आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रे यानी कि साइगर जीरो ने एक सेफ जोन ढूंढ लिया है। और रे कहती है आई एम सॉरी सुनराकू, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और फिर रे गेम में से लॉग आउट कर लेती है। और फिर हम दोबारा सुनराकू और इस मॉन्स्टर की लड़ाई को देखते हैं। और सुनराकू इस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है और अपना खंजर इसकी नाक में घुसा देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर मॉन्स्टर के मरने के बाद अकाने और मोडो भी सुनराकू तक पहुंच जाते हैं। और आसपास की टूटी हुई बिल्डिंग को देखकर मोडो सुनराकू से पूछता है कि आखिर तुम किस चीज से फाइट कर रहे थे। सुनराकू फिर इन दोनों को मॉन्स्टर के बारे में बताता है, जिसके बाद अकाने सुनराकू से कहती है अगर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे तो क्या बाकी लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर सुनराकू इन दोनों को बताता है कि रे के अलावा बाकी सब लोग पहले ही मिल चुके हैं और वो बेस में इंतजार कर रहे हैं। और अचानक आसपास गिरा हुआ मलबा हवा में उड़ने लगता है और वो दोबारा जाकर बिल्डिंगों में जुड़ जाता है, जिस वजह से बिल्डिंग बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। और ये देखकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। और अकाने और मोडो इस बारे में सुनराकू से पूछते हैं कि सुनराकू को क्या इस बारे में कुछ पता है। और फिर सुनराकू इन्हें बताता है ये जरूर कटारनीड की कोई एबिलिटी होगी और वो जरूर हमसे मजे ले रहा है। और फिर सुनराकू को अराबा की बात याद आती है कि कटारनीड इनको यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर लाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब ये तीनों भी बाकी सबके पास पहुंच चुके हैं। और रुस्ट के कहने पर सुनराकू उसे एक रोबोट दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर सुनराकू सुजाकू को यहाँ पर समन करता है, लेकिन पावर ना होने की वजह से सुजाकू यहाँ पर बिल्कुल एक डेड रोबोट की तरह पड़ा रहता है। लेकिन रुस्ट को सुजाकू इस हालत में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रुस्ट को रोबोट्स का कुछ ज्यादा ही क्रेज है। और फिर थोड़ी देर बाद सुनराकू सुजाकू को वापस इन्वेंटोरिया में भेज देता है और कहता है मैं तुम सबसे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम सबके पास ये एक्स यूनिक सिनेरियो पूरा करने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। और अब हमको अगले 7 दिनों के लिए शेड्यूल बना लेना चाहिए और हमको अभी बातचीत कर लेनी चाहिए कि अगले 7 दिनों में किस किस दिन कौन कौन लॉगिन करने वाला है। लेकिन सबसे पहले सुनराकू ही कहता है कि अगले 2 दिनों तक सुनराकू का लॉगिन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसे किसी काम की वजह से कहीं पर जाना है। और फिर ये लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इस बेस के अंदर कौन कौन रुकने वाला है, जिसके बाद सुनराकू कहता है 7वां दिन हमारा एक्स दिन होगा, जिस दिन हम कटारनीड को सरप्राइज देंगे और उसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रियल वर्ल्ड में एयरपोर्ट पर कुछ प्लेयर्स अमेरिका से जापान पहुंचे हैं गेम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। और जो प्लेयर उनके पीछे चल रही है वो कहती है क्या तुम लोगों को पता है कि केई उमोई आखिर किस होटल में रुका हुआ है। ये सुनकर दूसरा प्लेयर कहता है क्या तुम पर्सनली जाकर उसके साथ जंग का ऐलान करने वाली हो मिस नंबर 1 यूएस प्लेयर। और फिर अब अगले दिन हिजुतोमी जो गेम के अंदर सुनराकू है ग्लोबल गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। और हिजुतोमी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा और यहाँ आकर केई उमोई और पेंसिल गन से रियल लाइफ में मिलूंगा। और केई उमोई ने मेरे लिए होटल तक बुक कर दिया है और बस मुझे उम्मीद है कि ये कोई घटिया होटल ना हो। फिर इस होटल पर पहुंचकर हिजुतोमी काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये होटल एक बहुत ही बड़ा और आलीशान होटल है। और इस होटल की लग्जरी को देखकर हिजुतोमी का दिमाग ही खराब हो जाता है। और फिर अपने कमरे में पहुंचने के बाद हिजुतोमी के उमोई को मैसेज करता है क्या ये सब कोई प्रैंक है। और फिर केई उमोई रिप्लाई में लिखता है अच्छा हुआ तुम होटल के अंदर पहुंच गए और पेंसिल गन भी होटल में पहुंच चुकी है और मैं अपने एक और टीम मेंबर के साथ तुम्हारे रूम में पहुंचता हूं और तुम बस अपने रूम में हमारा इंतजार करो। और फिर पेंसिल गन जिसका रियल वर्ल्ड में नाम टोवा अमाने है हिजुतोमी के कमरे का गेट नॉक करती है और कहती है कमाल की मॉडल टोवा अमाने खुद यहाँ पर आकर खड़ी है, इसलिए जल्दी गेट ओपन करो। हिजुतोमी गेट ओपन करने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है और सोचता है ये पहली बार है जब हम लोग आमने सामने मिलने वाले हैं और मैं एक कमाल की मॉडल और एक प्रो गेमर से मिलने वाला हूँ और अब बस मैं ही हूँ जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, इसलिए ये मेरे पास अच्छा मौका है कि मैं इन सबको चौंका कर एक कमाल का फर्स्ट इंप्रेशन दूं। और अभी पेंसिल गन गेट खटखटाते हुए कह रही है अब काफी टाइम हो चुका है इसलिए जल्दी दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं फोन करके पुलिस को बुला दूंगी और कहूंगी कि कोई अनजान आदमी इस कमरे में घुस चुका है।
लेकिन जब गेट खुलता है तो पेंसिल गन का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि हिजोतोमी पेंसिल गन के सामने एक गैस मास्क पहनकर खड़ा हुआ है। और अभी केई उमोई जो गेम के अंदर ओइकार्डो है अपने एक और टीम मेंबर के साथ हिजोतोमी के पास जा रहा है और इसकी एक और टीम मेंबर जिसका नाम मेगुमी है कहती है, जिन 2 प्लेयर्स को तुमने बुलाया है क्या वो इतने अच्छे हैं कि वो प्रो गेमर्स की जगह ले सकें? के उमोई कहता है, हाँ बिल्कुल, और उन्हें चूज करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है। मेगुमी पूछती है, रीजन से तुम्हारा क्या मतलब है? के उमोई कहता है, तुम्हें उनसे खुद मिलना चाहिए और वैसे मैं भी आज उनसे रियल लाइफ में पहली बार मिलने वाला हूँ। और वैसे वो दोनों गेम के अंदर अजीब हरकत करते रहते हैं लेकिन तुम उनके स्किल्स पर भरोसा कर सकती हो। और फिर जब मेगुमी और केई उमोई पेंसिल गन और हिजोतोमी तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेंसिल गन हंस हंस के पागल हो रखी है क्योंकि हिजोतोमी ने एक अजीब सा गैस मास्क पहन रखा है। और इन दोनों की नौटंकी को देखकर मेगुमी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और केई उमोई मेगुमी से कहता है, माफ करना मेगुमी, और लगता है कि ये दोनों रियल लाइफ में भी अजीब हरकतें ही करते हैं। और फिर पेंसिल गन केई उमोई से कहती है, क्या यही वो एक और प्लेयर है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था? केई उमोई कहता है, हाँ, और मेरी तरह ये भी नाइट्रो स्क्वाड की मेंबर है और इसका नाम मेगुमी है। लेकिन इस समय मेगुमी के चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि मेगुमी को नहीं लगता कि हिजोतोमी और पेंसिल गन प्रो लेवल के गेमर्स हैं। और ये चीज केई उमोई नोटिस करता है और कहता है, मेगुमी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन इस समय हमें अंदर चल के कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये सुनकर हिजोतोमी कहता है, तुम सीधा मुद्दे पर आ गए, लगता है कि तुम काफी जोश में हो। फिर केई उमोई कहता है, हमारा मुकाबला अमेरिका की टॉप की टीम से होने वाला है और वहीं दूसरी तरफ हमने ये टीम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयार की है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उन्हें हरा सकते हैं। और फिर मीटिंग करने के लिए ये चारों रूम में जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी पेंसिल गन हिजोतोमी का गैस मास्क देखकर हंसे जा रही है और इस नौटंकी को देख देख कर मेगुमी काफी इरिटेट हो रही है। जिसके बाद मेगुमी केई उमोई से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये दोनों स्टार रेन के खिलाफ हमारे सीक्रेट वेपन होने वाले हैं? हिजोतोमी कहता है, क्या स्टार रेन उस टीम का नाम है जो यूएस की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और हमारी अपोनेंट है? फिर केई उमोई स्क्रीन पर स्टार रेन की फोटो दिखाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, स्टार रेन यूएस की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और इनकी टीम में जो फीमेल प्लेयर है उसका नाम है सिल्विया गोल्डबर्ग। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये यूएस की बेस्ट प्लेयर है और इसका नाम पहली बार 5 साल पहले सामने आया था जब इसने एक एमेच्योर गेमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और पहले से आखिरी राउंड तक ये 0 डैमेज के साथ पहुंच गई थी और कंपटीशन भी इसने बड़े ही आसानी से जीत लिया था। और उसके बाद होने वाले एग्जीबिशन मैचेस भी ये बहुत ही आसानी से जीत गई थी और सिल्विया की ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से ये 1 साल के अंदर ही अंदर स्टार रेन की हिस्सा बन गई थी और अब ये उसकी मेन प्लेयर है। ये सब सुनकर हिजोतोमी कहता है, यह सही में एक बेस्ट प्लेयर है और गेम के फाइनल बॉस की तरह है। और मेगुमी फिर केई उमोई से कहती है, और इस सब के अलावा उनके बाकी के 3 प्लेयर्स भी टॉप के प्रो गेमर्स हैं और तुम मुझसे ये कह रहे थे कि हम इन दोनों के साथ मिलकर जो प्रो गेमर्स भी नहीं हैं स्टार रेन को हरा सकते हैं। और फिर पेंसिल गन और हिजोतोमी भी केई उमोई के प्लान के बारे में पूछते हैं और केई उमोई कहता है, नॉर्मल सिचुएशन में हम उन्हें नहीं हरा सकते क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिल्विया कितनी अच्छी प्लेयर है और मैं कई बार उससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार भी जीत के करीब नहीं पहुंचा और हद से हद मैंने उसके साथ एक गेम ड्रॉ करवाई है। लेकिन अब जो मैच होने वाला है उसकी बात थोड़ी अलग है। मेगुमी पूछती है, बात अलग होने से तुम्हारा क्या मतलब है? केई उमोई कहता है, ये दोनों शंग्रीला फ्रंटियर खेलते हैं और अब मैं तुम्हें अपनी बात शुरू से समझाता हूँ। और अगले मैच में हम गैलेक्सिया हीरोज केओस गेम खेलने वाले हैं और ये गेम अभी तक रिलीज नहीं हुई है और ये गेम पूरी तरीके से कॉमिक्स पर बेस है और इस गेम के सभी कैरेक्टर्स हीरोज या विलन्स होते हैं और इन कॉमिक्स को गैलेक्सिया कॉमिक्स पब्लिश करती है। ये सुनकर हिजोतोमी और पेंसिल गन कहते हैं कि तुमने इनके बारे में हमें बताया था लेकिन हमने कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जिस वजह से केई उमोई इन दोनों पर गुस्सा करता है क्योंकि कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना इस गेम के लिए जरूरी है। और फिर केई उमोई आगे कहता है, ये एक वीडियो गेम सीरीज है जिसके पिछले वर्जन तुम खेल सकते हो, लेकिन जो गेम हम खेलेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होने वाली है और हमारा मैच ग्लोबल गेम कंपटीशन के अंदर बाकी सब पब्लिक के लिए एक डेमो की तरह काम करेगा और ये एक एग्जीबिशन मैच होगा नाइट्रो स्क्वाड और स्टार रेन के बीच। फिर पेंसिल गन पूछती है, लेकिन इस सब का हमारे शंग्रीला फ्रंटियर के खेलने से क्या लेना देना है? के उमोई बताता है कि इस गेम की डेवलपमेंट में यूटोपिया कंपनी का भी हाथ है जिसने शंग्रीला फ्रंटियर गेम को बनाया है, जिस वजह से ये गेम दूसरी गेम होने वाली है जो शंग्रीला फ्रंटियर के लेवल की हो सकती है, जिस वजह से इस गेम के अंदर वही गेम इंजन इस्तेमाल हुआ है जिसका इस्तेमाल शंग्रीला फ्रंटियर के अंदर हुआ था। पेंसिल गन कहती है, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो
केओमई कहता है इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टार रेन के प्लेयर शंग्रीला फ्रंटियर गेम को खेलते हैं और हमारा मैच परसों होने वाला है, जिस वजह से उनके पास बस 2 दिन हैं इस गेम के सिस्टम को समझने के लिए। पेंसिल गन कहती है और इस वजह से हमारे पास एडवांटेज है क्योंकि हम लोग शंग्रीला फ्रंटियर गेम को खेल रहे हैं और हमें पहले से ही इस सिस्टम की आदत है। केओमई कहता है बिल्कुल सही, और हमारे पास एडवांटेज है जिसका इस्तेमाल करके हम उन्हें हरा सकते हैं। मेगुमी कहती है मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, लेकिन हमारा मुकाबला जिनसे होने वाला है वो कोई ऐसी टीम नहीं है जिनको कोई बस इस वजह से हरा दे क्योंकि उसने शंग्रीला फ्रंटियर गेम खेली हुई है। केओमई कहता है मेगुमी मैंने इसी वजह से इन दोनों को चुना है, और तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम इनके स्किल्स पर भरोसा कर सकती हो। केओमई के इन दोनों की इतनी तारीफ करने की वजह से मेगुमी को भी ऐसा लगता है कि कोई तो वजह जरूर होगी जिस वजह से केओमई जैसा प्रो गेमर इन दोनों की इतनी तारीफ कर रहा है, जिस वजह से मेगुमी कहती है अगर केई इतना कह रहा है तो मैं तुम दोनों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिर केई को तुम पर इतना भरोसा क्यों है, और ये देखने के लिए कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हो मैं तुम्हें अपने खिलाफ गेम खेलने का चैलेंज करती हूँ। और हिजोतोमी मेगुमी का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और फिर अब मीटिंग खत्म होने के बाद ये तीनों अपने अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और केओमई पेंसिल गन से कहता है तुम गैलेक्सिया कॉमिक्स पढ़ लेना क्योंकि कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और फिर पेंसिल गन लिफ्ट से उतरते हुए कहती है बाद में मिलते हैं मेगुमी, और मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए हर वक्त तैयार हूँ। पेंसिल गन के जाने के बाद केओमई कहता है तुम थोड़ा ध्यान से रहना क्योंकि पेंसिल गन तुमसे नॉर्मली फाइट नहीं करने वाली। फिर मेगुमी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम इन दोनों को काफी हाई रेट करते हो, लेकिन क्या तुमको सही में ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे हरा सकते हैं? केओमई कहता है मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को हरा दो क्योंकि ऐसा होने पर मैं उन दोनों का मजाक उड़ा पाऊंगा। और फिर केई के लिफ्ट से उतरने के बाद मेगुमी काफी गुस्से में कहती है केई ने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि उसे सही में लगता है कि वो दोनों मुझे हरा सकते हैं। और अभी हिजोतोमी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि इसके रूम के अंदर एक VR गेमिंग चेयर है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और इस पर गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूथ होता है। और फिर हिजोतोमी कहता है मैं इस गेम को सभी कैरेक्टर्स के साथ टेस्ट कर चुका हूँ और इस गेम को खेल के सही में ऐसा लगता है जैसे इस गेम के अंदर शंग्रीला फ्रंटियर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। और फिर हमें इस गेम के कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, और इस गेम में कैरेक्टर्स या तो हीरो होते हैं या फिर विलन, और हर कैरेक्टर की अपनी कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है। और फिर हिजोतोमी के पास मेगुमी का मैसेज आता है कि इन दोनों के मैच का टाइम हो चुका है, और ये मैसेज देखकर हिजोतोमी काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक प्रो गेमर है और मैं उससे ये बात मनवा के रहूंगा कि मैं एक कमाल का प्लेयर हूँ। और फिर हिजोतोमी गैलेक्सिया हीरोज गेम के अंदर लॉगिन करता है और हिजोतोमी ने एक रांजो नाम का हीरो सेलेक्ट किया है क्योंकि रांजो 2 तलवारों से फाइट करता है और ये चीज हिजोतोमी के खेलने के स्टाइल से मैच करती है। और हिजोतोमी देखता है कि एक माँ और बच्ची के ऊपर एक लोहे की काफी बड़ी चीज गिर रही है और हिजोतोमी जल्दी से उस लोहे की चीज को काट देता है और उस माँ और बच्ची को बचा लेता है। और दूसरी तरफ मेगुमी ने एक विलन कैरेक्टर को चूज कर रखा है और ये कुछ लोगों को मार रही है और कहती है कौन ज्यादा अच्छा प्लेयर है, ये बात साफ होने में अब बस थोड़ा ही समय बचा है। और अभी हिजोतोमी एक एनपीसी को लटकता हुआ देख रहा है और ये एनपीसी हिजोतोमी से जान बचाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हिजोतोमी कहता है मुझे यकीन है कि इस सब तबाही के पीछे कोई ना कोई तो जरूर होगा, और क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? एनपीसी गुस्से में कहता है ये सब बकवास बंद करो और मेरी जान बचाओ। फिर हिजोतोमी कहता है क्या तुम्हें कोई बढ़िया सा कैफे पता है जहाँ पर बढ़िया सा डेजर्ट मिलता हो? इस बात के रिस्पॉन्स में एनपीसी कहता है अबे बुड्ढे सटिया गया है क्या, मेरी जान बचा। एनपीसी की ये बात सुनकर हिजोतोमी सोचता है शंग्रीला फ्रंटियर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से इस गेम के एनपीसी को हमारी बात का जवाब देना अच्छे से आता है। और फिर हिजोतोमी एनपीसी की जान बचा लेता है, जिसके बाद एनपीसी कहता है जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अगर तुम एक मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो तो वो उस तरफ गई है। और फिर हमें गैलेक्सिया हीरोज गेम के बारे में बताया जाता है और इस गेम के अंदर हीरोइक कैरेक्टर लोगों की जान बचाते हैं और विलन कैरेक्टर तबाही मचाते हैं, और जो हीरो कैरेक्टर हैं उन्हें अच्छा काम करने के ऊपर हीरोइक गॉज मिलता है और विलन कैरेक्टर्स को बुरा काम करने की वजह से विलनिक गॉज मिलता है। और इस गॉज का इस्तेमाल करके प्लेयर्स स्पेशल टाइप अटैक कर सकते हैं। और इस सब के अलावा इस गेम में जीतने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर प्लेयर का गॉज फुल हो और उसे केओस क्यूब मिल जाए तो वो गेम जीत जाएगा, और केओस क्यूब इस पूरे एरिया के किसी भी रैंडम जगह में हो सकता है।
और दूसरा तरीका है कि प्लेयर को अपने अपोनेंट को फाइट में हराना होगा। और अब हिजोतोमी मेगुमी तक पहुंच चुका है और मेगुमी कहती है, मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्किलफुल प्लेयर हो। ये बात कहते के साथ मेगुमी अपना ट्रैप एक्टिवेट कर देती है, लेकिन हिजोतोमी इस ट्रैप से आसानी से बचता हुआ आगे बढ़ता जाता है। फिर मेगुमी हिजोतोमी पर एक डायरेक्ट अटैक करती है, लेकिन हिजोतोमी इसे भी ब्लॉक कर लेता है और ये देखकर मेगुमी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और फिर हिजोतोमी अपने स्किल का इस्तेमाल करके अचानक मेगुमी के काफी करीब आ जाता है और मेगुमी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मेगुमी एंड टाइम पर मुस्कुराती है और अपने विलेनिक गॉज का इस्तेमाल करके सुपर फिनिशर का इस्तेमाल करती है, जिससे नीचे की पूरी जमीन फट जाती है। और इस अटैक के बाद मेगुमी काफी कॉन्फिडेंट है कि वो ये फाइट जीत चुकी है, लेकिन अचानक मेगुमी ऊपर देखकर शॉक हो जाती है और अभी हिजोतोमी मुस्कुरा रहा है और कहता है, तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मुझे पहले से ही आइडिया था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगी, जिस वजह से इसको डॉज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। और फिर अब हिजोतोमी हीरोइक गॉज का इस्तेमाल करके अपना सुपर फिनिशर मारने के लिए मेगुमी की तरफ बढ़ता है और मेगुमी इसको ब्लॉक करने के लिए तैयार है और मेगुमी इसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी मेगुमी की एचपी आधी हो जाती है, जो देखकर हिजोतोमी कहता है, अगर मैं इसे और एक बार हिट कर दूं तो मैं ये फाइट जीत जाऊंगा। और फिर हिजोतोमी मेगुमी को मारने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन अचानक उछलकर पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे खुद को हिट करने दिया और फिर चोट लगने का नाटक करने लग गई, जिससे मैं तुम पर एक और बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ूं और तुम मुझ पर काउंटर अटैक कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारे काउंटर अटैक का पहले से ही पता था, जिस वजह से तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और फिर मेगुमी स्पाइडरमैन की तरह लटक लटक कर हिजोतोमी से भागने लगती है और सोचती है कि मेरा विलेनिक गॉज खत्म हो चुका है। और हिजोतोमी अभी मेगुमी के पीछे भागते हुए सोच रहा है, ये भागते हुए अपना विलेनिक गॉज पूरा करने की कोशिश कर रही है, जिससे मौका मिलने पर ये मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर सके। और मैं समझ चुका हूँ कि ये किस टाइप की प्लेयर है, और वैसे पेंसिल गन और ओइकार्डो भी बिल्कुल इसी टाइप के प्लेयर हैं। और इन जैसे प्लेयर्स सबसे ज्यादा परेशान तब होते हैं जब हम इनकी रिदम तोड़ देते हैं। और हिजोतोमी अचानक मेगुमी के ऊपर तलवार फेंक कर मारता है, जिससे बचने के लिए मेगुमी नीचे उतर जाती है और अगले ही पल हिजोतोमी मेगुमी पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन अचानक हिजोतोमी ऊपर कूदता है और अपनी तलवार को वापस हासिल कर लेता है। और हिजोतोमी के खेलने के स्टाइल को देखकर मेगुमी सोचती है, ये बिल्कुल अपने ही पैटर्न से खेलता है और इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसका अपोनेंट कौन है। और अब हिजोतोमी दोबारा अपना सुपर फिनिशर मारने के लिए मेगुमी की तरफ बढ़ रहा है और मेगुमी हिजोतोमी को देखकर सोचती है, इसका फाइटिंग स्टाइल तो बिल्कुल सिल्विया गोल्डबर्ग जैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी मेगुमी का मूड बहुत खराब है, जो देखकर केई उमोई कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम अपना मैच हार चुकी हो। मेगुमी कहती है, उसके साथ खेलना काफी इरिटेटिंग था और वो लगातार मेरी स्ट्रेटेजी का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि इस सब के बावजूद बस कुछ ही पलों के लिए मुझे उसके अंदर सिल्विया गोल्डबर्ग की झलक दिखी थी। केओमोई कहता है, तो तुमने भी ये चीज फील करी? मेगुमी आगे कहती है, मैं ये बात मानना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि हिजोतोमी काफी अच्छा प्लेयर है। केओमोई कहता है, ये तो है, और हिजोतोमी के अगेंस्ट मेरा विनिंग परसेंट 60 या 70% होगा। ये सुनकर मेगुमी काफी शॉक हो जाती है और कहती है, बस 60 या 70%, और तुम्हारा विनिंग परसेंटेज ऑफिशियल मैचेस के अंदर भी 80% से ज्यादा है। और इस बात में कोई हैरानी की बात नहीं है कि हिजोतोमी एक अच्छा प्लेयर है। और फिर केओमोई पूछता है, मेगुमी तुम्हारा पेंसिल गन के साथ मैच कैसा गया? मेगुमी बताती है, पेंसिल गन ने कहा कि वो मैच के अंदर हिजोतोमी के साथ कुछ ट्राई करना चाहती है, जिस वजह से पहले वो उसके साथ मैच खेल रही है। और तभी पेंसिल गन और हिजोतोमी यहाँ पर आ जाते हैं और इस समय हिजोतोमी पेंसिल गन से बहुत ज्यादा नाराज है, जो देखकर केओमोई कहता है, तुम दोनों को देखकर पता चल रहा है कि हिजोतोमी पेंसिल गन के ट्रैप में फंस गया। हिजोतोमी कहता है, इसने मुझे काफी घटिया तरीके से हराया है और ये एक विलन कैरेक्टर को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस गई, जिसके अंदर हजारों एनपीसी थे। मेगुमी पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? पेंसिल गन बताती है, क्योंकि हिजोतोमी को उन एनपीसी की मदद करनी पड़ी और मैंने मौका देखकर हिजोतोमी को कुचल दिया। फिर केओमोई कहता है, हमें स्टार रेन के खिलाफ अपना प्लान डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं हिजोतोमी को अपने खिलाफ एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। हिजोतोमी कहता है, ठीक है, और वैसे भी मैंने प्लेयर वर्सेस प्लेयर में काफी सारे कैरेक्टर्स ट्राई नहीं करे हैं, और क्या मुझे किसी विलन को ट्राई करना चाहिए? केओमोई कहता है, हिजोतोमी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ मीटियस को सेलेक्ट करके खेलो और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें क्रश करने की, इसलिए तुम मेरे साथ सीरियसली खेलना। हिजोतोमी कहता है, तो फिर ठीक है, इस चीज को सीरियसली सेटल करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हिजुतोमी गैलेक्सी हीरोज गेम के अंदर लॉगिन कर चुका है और हिजुतोमी ने इस मीटियस नाम के हीरो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है और इस कैरेक्टर की स्पेशल एबिलिटी है कि ये काफी तेज दौड़ता है और अभी इस समय एक एनपीसी विलन परेशान कर रहा है और जब इस गेम के अंदर हीरो वर्सेस हीरो मैच होता है तब इसके अंदर एनपीसी विलन को डाल दिया जाता है जिससे हीरो कैरेक्टर अपना हीरोइक गॉज बढ़ा सके और फिर हिजुतोमी इस एनपीसी विलन को पीटकर दोबारा के उमई को ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने के बाद के उमई मिल जाता है और इस समय के उमई ने आर्म लावा नाम का हीरो कैरेक्टर सेलेक्ट कर रखा है और फिर हमें आर्म लावा के बारे में बताया जाता है और आर्म लावा अपने हाथ से चीजों को पिघला सकता है और अपने हाथ के अंदर से लावा फेंक कर मार सकता है और हिजुतोमी अभी के उमई पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा है और कहता है सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी बार मैंने इसको हराया है उससे ज्यादा इसने मुझको हराया है, लेकिन आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और नीचे के उमई कहता है मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। और फिर हिजुतोमी के उमई को हिट करता है, लेकिन के उमई हिजुतोमी का अटैक ब्लॉक कर लेता है और इसमें के उमई की तो थोड़ी एचपी कम होती ही है, लेकिन हिजुतोमी की भी एचपी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि के उमई का हाथ लावा का बना हुआ है जिससे हिजुतोमी के पैर पर भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। फिर के उमई कहता है मुझे पता था कि तुम पीछे से ही हमला करोगे, लेकिन जब मीटियस दौड़ता है तो उसके भागने की आवाज काफी तेज आती है जिससे इसके करीब होने का पता चल जाता है। हिजुतोमी कहता है मुझे ये सब अच्छे से पता है और हिजुतोमी फिर काफी रफ्तार से दौड़कर के उमई के पीछे पहुंच जाता है और पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन के उमई हिजुतोमी का ये अटैक भी ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद के उमई अचानक एक कैनन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बेसिकली ये इससे लावा फेंक कर मार सकता है। और फिर हिजुतोमी के उमई के चारों तरफ दौड़ने लगता है और अचानक उस पर पीछे से अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन के उमई भी पलट जाता है और अपनी कैनन का निशाना हिजुतोमी की तरफ करता है। और फिर के उमई और हिजुतोमी एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, लेकिन के उमई कैनन फायर नहीं करता और हिजुतोमी फिर के उमई को किक करने ही वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर हिजुतोमी नोटिस करता है कि के उमई एक ब्लफ कर रहा था क्योंकि के उमई अपने दूसरे हाथ से कैनन फायर करने वाला है और के उमई फिर हिजुतोमी के मुंह पर कैनन फायर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी के उमई बहुत शॉक में है क्योंकि एन मौके पर हिजुतोमी ने इसके अटैक को डॉज कर लिया है। और फिर हिजुतोमी के उमई को किक करता है और के उमई भी हिजुतोमी को काउंटर अटैक करके वापस अपना बैलेंस बना लेता है। लेकिन फिर के उमई सोचता है मुझे मेरा जवाब मिल चुका है और मैं उसको कभी भी आर्म लावा के साथ खेलकर नहीं हरा सकता। और फिर के उमई कहता है हिजुतोमी मुझे माफ करना, लेकिन हमें इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन अचानक हिजुतोमी के उमई को किक करके हरा देता है और कहता है मैंने सुना नहीं, और वैसे तुम क्या कह रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय इस तरीके से हारने की वजह से के उमई का मूड बहुत ज्यादा खराब है। और फिर पेंसिल गन कहती है आखिर तुम सुनराकू के मीटियस के खिलाफ खेलकर क्या टेस्ट करना चाहते थे। के उमई फिर टीवी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच चलाता है जिसमें के उमई और सिल्विया गोल्डबर्ग के बीच 3 साल पहले ये मैच हुआ था। और इस मैच से पहले के उमई काफी अच्छे से सिल्विया गोल्डबर्ग के बारे में रिसर्च कर चुका है, जिस वजह से के उमई को यकीन है कि वो सिल्विया गोल्डबर्ग को हरा देगा। और फिर ये दोनों गेम के अंदर लॉगिन करते हैं और के उमई आर्म लावा नाम के कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है और सिल्विया गोल्डबर्ग मीटियस को सेलेक्ट करती है। पहले सिल्विया हमला करना चालू करती है, लेकिन के उमई काउंटर करता है और सिल्विया का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। और फिर के उमई सिल्विया को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन सिल्विया काउंटर करती है और के उमई को लात मारकर थोड़ा दूर फेंक देती है। और सिल्विया के काउंटर अटैक से के उमई काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसी पोजीशन में आने के बाद एक काउंटर अटैक करके खुद को आजाद करना लगभग नामुमकिन जैसा है। और फिर सिल्विया के उमई पर हमलों की बरसात कर देती है और के उमई को बचने का कोई भी मौका नहीं देती। और पिटते हुए के उमई सोच रहा है मैंने जैसे वीडियो में सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग तरीके से मूव कर रही है और मुझे रिएक्ट करने का कोई चांस भी नहीं दे रही। और फिर आखिर में सिल्विया अपने फिनिशर मूव का इस्तेमाल करके के उमई को फिनिश कर देती है। और ऐसी फाइट देखकर स्टेडियम में बैठी हुई ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर मैच खत्म होने के बाद के उमई अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि के उमई को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरीके से हार जाएगा। और फिर सिल्विया गोल्डबर्ग के उमई के पास पहुंचकर कहती है मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना डैमेज कर पाओगे और सही में तुमने काफी अच्छी गेम खेली। और वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है। के उमई कहता है मेरा नाम के उमई है और मैं हार नहीं मानने वाला और मैं कैसे भी करके तुम्हें जरूर हराऊंगा। सिल्विया कहती है बहुत अच्छे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये मैच देखने के बाद मेगुमी हिजुतोमी से कहती है
हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा और सिल्विया का खेलने का तरीका थोड़ा मिलता जुलता है, और तुम्हारे इसके ऊपर क्या राय है? हिज़ोतोमी कहता है, हमारा खेलने का तरीका मिलता जुलता तो है, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम मेरे से बहुत ज्यादा फास्ट है। और के उमई, जब मैं मीटिया से तुम्हारे खिलाफ खेल रहा था तो हमारा बराबरी का मुकाबला हुआ था, जिसका मतलब है कि तुम्हारा सिल्विया गोल्डबर्ग के मीटिया से जीतने का कोई चांस नहीं है। के उमई कहता है, मैंने इस मैच के बाद सिल्विया के बारे में और ज्यादा रिसर्च करी और अपने कैरेक्टर और टैक्टिक्स को भी बदल बदल कर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सिल्विया के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता, 8 मैच हारा और 1 मैच ड्रॉ किया, और सिल्विया अभी भी लगातार इम्प्रूव करती जा रही है। फिर हिज़ोतोमी कहता है कि उमई, सिल्विया ने तुम्हें बुरी तरीके से हराया, लेकिन फिर भी तुम उसे हराना चाहते हो ना? के उमई कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी हिज़ोतोमी शॉप की तरफ जाते हुए सोच रहा है कि उमई सिल्विया को हराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिसका मतलब है कि मैं स्टार रेन के किसी बाकी मेंबर से फाइट करूंगा, और अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं पूरी रात काफी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा। और फिर हिज़ोतोमी शॉप में घुसने के बाद एनर्जी ड्रिंक उठाने लगता है, जिससे ये पूरी रात गेम खेल सके। और तभी हिज़ोतोमी देखता है कि एक लड़की शॉप के एम्प्लॉय से डार्क कॉफी मांग रही है, लेकिन ये बात ये लड़की इसे अच्छे से समझा नहीं पा रही है। और तभी हिज़ोतोमी आता है और एम्प्लॉय से कहता है, डार्क कॉफी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की ब्लैक कॉफी मांग रही है। हिज़ोतोमी की बात सुनकर एम्प्लॉय ब्लैक कॉफी लेने के लिए चला जाता है, और फिर ये लड़की हिज़ोतोमी को शुक्रिया कहती है। और तभी अचानक ये लड़की शंग्रीला फ्रंटियर के पोस्टर को घूरने लगती है, और ये देखकर हिज़ोतोमी को ऐसा लगता है क्या ये लड़की भी कोई गेमर है। तभी एम्प्लॉय ब्लैक कॉफी ले आता है और ये लड़की ब्लैक कॉफी लेकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और भागते हुए यहाँ से चली जाती है। और इस लड़की के जाने के बाद हिज़ोतोमी कहता है, क्या ये लड़की सिल्विया गोल्डबर्ग थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। फिर होटल में पहुंचने के बाद ये लड़की कहती है, उस लड़के के पास काफी सारी एनर्जी ड्रिंक थी, हो सकता है कि वो कोई गेमर हो। और फिर अपने कमरे में पहुंचकर ये लड़की अपना मास्क, टोपी और चश्मा उतार देती है, और हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में सिल्विया गोल्डबर्ग ही है। और सिल्विया को सही में ये ब्लैक कॉफी काफी अच्छी लग रही है। और तभी इसके एक टीम मेंबर का कॉल आता है, और टीम मेंबर सिल्विया को साथ में ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन सिल्विया ट्रेनिंग करने से मना कर देती है और बहाना बनाती है कि सिल्विया बहुत ज्यादा थक चुकी है। और फिर अपने टीम मेंबर से बात करने के बाद सिल्विया शंग्रीला फ्रंटियर के अंदर लॉगिन कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी हिज़ोतोमी ये सोचकर काफी बोर हो चुका है कि वो कैसे स्टार रेन के मेंबर्स को मैच के अंदर हराएगा, जिस वजह से हिज़ोतोमी अपना मूड ठीक करने के लिए शंग्रीला फ्रंटियर थोड़ी देर खेलने का फैसला करता है और शंग्रीला फ्रंटियर के अंदर लॉगिन कर लेता है। और अभी शंग्रीला फ्रंटियर के अंदर अराबा पहरा दे रहा है, और लॉगिन करने के बाद शुनराकू आसपास नोटिस करता है कि इस कमरे में काफी सारा फर्नीचर आ चुका है। और इस बारे में शुनराकू अराबा से पूछता है और अराबा बताता है ये सारा फर्नीचर का काम अकाने अकेत्सु ने किया है। और फिर शुनराकू देखता है कि ये तीनों सो रहे हैं, लेकिन अचानक एमुल की जरा सी आंख खुल जाती है और शुनराकू जल्दी से एमुल को सुला देता है, क्योंकि शुनराकू को पता है कि अगर एमुल जाग गई तो वो शुनराकू को देखकर शुनराकू से चेप हो जाएगी। और फिर एमुल को सुलाने के बाद शुनराकू कमरे से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद शुनराकू को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि रात में ये जगह बिल्कुल ही अलग दिखती है और काफी खूबसूरत लगती है। तभी अराबा कहता है, मैं तुम्हें बाहर जाने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि रात में इस जगह पर एक किंग रूल करता है। और फिर शुनराकू यहाँ पर घूमने लगता है और सोचता है आखिरकार अराबा किस किंग के बारे में बात कर रहा था। और फिर शुनराकू याद करता है कि काफी सारे बिल्डिंग्स के टूटने के बाद वो बिल्डिंग्स अपने आप ही ठीक हो गई थी। फिर शुनराकू कहता है, आज की रात मैं कटारनिट की एबिलिटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा और उस पावर के बारे में जानने की कोशिश करूंगा जिसने उन बिल्डिंग्स को अपने आप ठीक कर दिया था, लेकिन उसके लिए पहले मुझे किसी चीज को तोड़ना होगा। तभी शुनराकू देखता है कि वैसे ही तरीके का मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है जिससे शुनराकू एक बार लड़ चुका है। और शुनराकू ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद से शुनराकू आसानी से काफी सारी बिल्डिंग्स को तोड़ सकता है। और तभी एक शार्क जैसा मॉन्स्टर आकर इस दूसरे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, और शुनराकू इन तक पहुंचने के लिए भागने लगता है और कहता है, क्या ये शार्क जैसा मॉन्स्टर ही वो किंग है जिसके बारे में अराबा मुझे बता रहा था? और अभी ये शार्क मॉन्स्टर लगातार दूसरे मॉन्स्टर को पीटता जा रहा है, और आखिर में शार्क मॉन्स्टर एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक अटैक करके इस दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ये देखकर शुनराकू भी हैरान है कि इस शार्क मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया। और इस सब के ऊपर इस शार्क मॉन्स्टर के पास फायर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, लेकिन फिर भी शुनराकू कहता है,
मैं इस मॉन्स्टर की कमाल की डिस्ट्रक्टिव पावर का अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा। और फिर सुनराकू इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मरे हुए मॉन्स्टर का टुकड़ा उठाता है और कहता है, मैंने सुना है कि मरमैन तुम्हें किंग बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किंग अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने देगा। ये सुनते के साथ शार्क मॉन्स्टर सुनराकू पर हमला करता है और सुनराकू इसके हमलों से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। और अब सुनराकू ये चाहता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तबाही हो, जिससे सुनराकू पता लगा सके कि क्यों वो बिल्डिंग्स अपने आप ठीक हो गई थी। लेकिन सुनराकू का मेन टारगेट है टावर्स को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि अराबा ने सुनराकू को बताया था कि इन टावर्स के अंदर ब्लॉकर्स हैं और एक ब्लॉकर के बारे में अराबा ने बताया था कि वो ब्लॉकर किसी भी तरह की मैजिक एबिलिटी को कैंसिल कर देता है। और अब सुनराकू जानना चाहता है कि अगर कोई ब्लॉकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा। और फिर सुनराकू इस मॉन्स्टर के हमलों से बड़ी ही मुश्किल से बचते बचाते हुए टावर की तरफ भागता जाता है। और अब ये शार्क मॉन्स्टर एक नए तरीके का अटैक करने वाला है, जो देखकर सुनराकू सोचता है मुझे इन्वेंटोरिया में जाने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर ये शार्क मॉन्स्टर सुनराकू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक करता है। सुनराकू एंड टाइम पे इन्वेंटोरिया के अंदर आ जाता है, लेकिन सुनराकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि सुनराकू शार्क मॉन्स्टर के हमले से तो बच गया, लेकिन शार्क मॉन्स्टर के हमले से जो शॉकवेव निकली थी उससे भी सुनराकू की एचपी काफी कम हो चुकी है। और फिर सुनराकू अपनी एचपी फुल करने के लिए हीलिंग पोशन पीने लगता है, जिससे सुनराकू की एचपी फुल हो जाती है। और सुनराकू फिर सोचता है, अच्छी बात तो ये है कि जिस एंगल से शार्क मॉन्स्टर ने हमला किया था उस एंगल से शार्क मॉन्स्टर का हमला जरूर टावर को हिट कर गया होगा। और फिर इन्वेंटोरिया में काफी देर रुकने के बाद सुनराकू इन्वेंटोरिया से बाहर आ जाता है और बाहर आकर सुनराकू काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आसपास की तो सभी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, लेकिन टावर को कुछ नहीं हुआ है। और ये देखकर सुनराकू नोटिस करता है, अगर आसपास की बिल्डिंगें अभी भी टूटी हुई हैं और टावर को कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि टावर कटारनेट की एबिलिटी से वापस ठीक नहीं हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि टावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और अचानक शार्क मॉन्स्टर सुनराकू पर हमला करता है और सुनराकू ये सोचकर हैरान हो जाता है कि इतनी देर इन्वेंटोरिया में रुकने के बावजूद भी शार्क मॉन्स्टर यहीं पर है। और फिर अगले अटैक में शार्क मॉन्स्टर सुनराकू को मारने ही वाला होता है और सुनराकू भी अब गिव अप कर चुका है। लेकिन एंड टाइम पर सुनराकू को अराबा अपने साथ लेकर उड़ जाता है। और फिर अराबा सुनराकू से कहता है, इस बात पर यकीन करना सही में बहुत मुश्किल है कि तुमने अटलांटिकस लेप्रोन का यानी कि किंग ऑफ द डीप से लड़ाई शुरू करी। सुनराकू हैरान होकर कहता है, अराबा तुम उड़ कैसे पा रहे हो? अराबा कहता है, मैं उड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस समय हमें किंग ऑफ द डीप से भागने के बारे में सोचना चाहिए। और जब सुनराकू किंग ऑफ द डीप को पीछा करते हुए देख रहा होता है, तभी सुनराकू की नजर जमीन पर पड़ती है और सुनराकू जमीन पर कुछ खास चीज नोटिस करता है, जिसके बाद सुनराकू कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया आया है जिससे हम किंग ऑफ द डीप को हरा सकते हैं। तभी अचानक किंग इन दोनों को हिट करता है, जिससे अराबा की पकड़ सुनराकू के ऊपर से छूट जाती है और सुनराकू इतनी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन अराबा सुनराकू को बचा लेता है और सुनराकू फिर कहता है, अराबा यहाँ पर खतरा है और जल्दी बिल्डिंगों के बीच में चलो। और फिर अराबा नीचे की तरफ जाने लगता है और किंग ऑफ द डीप भी इनके पीछे पीछे आने लगता है। और फिर सुनराकू कहता है, मुझे तुम्हें देखकर पहले लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर तैर सकते हो। अराबा कहता है, पहले मैं भी नहीं तैर पाता था, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम दोनों बात कर रहे थे कि मरमेड कैसे तैर पाती हैं, तो फिर उस बातचीत से मुझे आइडिया लगा कि मरमेड इसलिए तैर पाती हैं क्योंकि उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा है। और मेरे और मरमेड के बीच सिमिलैरिटी होने की वजह से मैंने भी बिल्कुल मरमेड की ही टेक्निक लगाई और अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर तैर रहा हूँ। सुनराकू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स भी यहाँ पर तैर सकते हैं। और फिर अराबा पूछता है, सुनराकू तुम्हारे पास क्या आइडिया है जिससे तुम इसको हरा सकते हो? सुनराकू बताता है, किंग ऑफ द डीप के सीधा अटैक लगने के बावजूद भी जब टावर को कुछ नहीं हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम टावर के ऊपर से तैर रहे थे तब मैंने नोटिस किया था किंग ऑफ द डीप ब्लू का हमला टावर को एक सीधी लाइन में लगा था, लेकिन टावर के पास सिर्फ एक सीधी लाइन में मलबा नहीं पड़ा था, बल्कि एक और लाइन में मलबा पड़ा हुआ था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस टर्नओवर सिटी के अंदर ये चीज भी बिल्कुल उल्टी है और ये टावर अभी भी कटारनेट की एबिलिटी की वजह से ही सही सलामत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर कोई इंडेस्ट्रक्टेबल टावर नहीं है, बल्कि ये टावर हमलों को रिफ्लेक्ट करता है। और अराबा, क्या तुमने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि जब किंग ऑफ द डीप ब्लू का हमला टावर को सीधा जाकर लगा था तब उसका हमला रिफ्लेक्ट हो गया था? अराबा कहता है, अब तुम कह रहे हो तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि किंग ऑफ द डीप ब्लू का हमला रिफ्लेक्ट हुआ था। और सुनराकू, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इसके हमले के रिफ्लेक्शन से ही इसको हराना चाहते हो?
सुनराकू कहता है तुम सही समझे, और अब हम इसके लेजर अटैक को सीधा टावर के ऊपर पड़वाएंगे और वो अटैक रिफ्लेक्ट करके दोबारा किंग ऑफ द डीप ब्लू को ही लगेगा। अराबा कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो? सुनराकू कहता है मेरे पास एक प्लान है, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। और अराबा मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस 1 मिनट के लिए किंग ऑफ द डीप ब्लू को अपने पीछे लगा लो। ये सुनकर अराबा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन सुनराकू अराबा को इस प्लान के लिए मना लेता है, जिसके बाद अराबा कहता है ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। और सुनराकू चलो अब तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर अराबा सुनराकू को छोड़ देता है और सुनराकू फिर जमीन पर भागने लगता है, लेकिन अभी भी किंग ऑफ द डीप सुनराकू के ही पीछे पड़ा हुआ है। और सुनराकू कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अराबा को इग्नोर कर दोगे और मेरा ही पीछा करोगे। और फिर सुनराकू सोचता है मुझे इसको अपने पीछे से हटाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन्वेंटोरिया के अंदर जाऊंगा तो ये बाहर घात लगाकर बैठा रहेगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो अचानक मेरे ऊपर हमला कर देगा। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। और फिर अचानक सुनराकू भागना बंद कर देता है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपनी एक परछाई यहाँ पर छोड़ देता है, और परछाई के ऊपर किंग ऑफ द डीप हमला करने लगता है। और सुनराकू मौका देखकर एक पतली सी गली के अंदर छिप जाता है। और फिर सुनराकू सोचता है अगर मैं इसकी नजरों से छिपकर इन्वेंटोरिया के अंदर चले जाऊंगा तो ये यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं करेगा और किसी और को अपना टारगेट बनाएगा। और फिर सुनराकू इन्वेंटोरिया के अंदर चला जाता है, और अभी बाहर अराबा किंग ऑफ द डीप ब्लू पर चिल्लाता है किंग ऑफ द डीप ब्लू, मैं हूँ अराबा, एक प्राउड मरवेन वॉरियर, और मैं तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन किंग ऑफ द डीप ब्लू अराबा को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और सुनराकू की रिफ्लेक्शन पर अटैक करता जाता है। और अराबा किंग ऑफ द डीप ब्लू का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक रिफ्लेक्शन गायब हो जाती है और किंग ऑफ द डीप ब्लू अब अराबा के पीछे पड़ जाता है। और अभी इन्वेंटोरिया के अंदर सुनराकू सोच रहा है जैसे ही मेरी रिफ्लेक्शन गायब हो जाएगी वैसे ही किंग ऑफ द डीप ब्लू किसी और को अपना टारगेट बना लेगा, और अब तक मेरी रिफ्लेक्शन गायब हो चुकी होगी, जिस वजह से मुझे इन्वेंटोरिया से बाहर चले जाना चाहिए। और अभी अराबा की किंग ऑफ द डीप से भागने में हालत खराब हो रखी है, और सुनराकू इन्वेंटोरिया से बाहर आकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। और टावर के ऊपर चढ़ते हुए सुनराकू की नजर किसी चीज पर पड़ती है, और इसे देखकर सुनराकू सोचता है जरूर ये यहाँ पर ब्लॉकर का काम कर रही है, और अगर ये किंग ऑफ द डीप की लेजर से मर जाएगी तो अच्छा होगा। और फिर सुनराकू अपने स्किल की मदद से कूदकर टावर के बीचों बीच पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद सुनराकू बिल्कुल सही एंगल पर खड़ा होने की कोशिश करता है, जिससे किंग ऑफ द डीप ब्लू की लेजर पलटकर उसको ही लगे। फिर ठीक जगह खड़े होने के बाद सुनराकू चिल्लाकर अराबा को अपने पास आने के लिए कहता है, और अराबा फुल स्पीड में सुनराकू के पास आने लगता है। और इस समय किंग ऑफ द डीप भी अराबा का पीछा कर रहा है, जिस वजह से ये सुनराकू को देख लेता है और अराबा को पीछे छोड़कर सुनराकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और इस समय सुनराकू सोच रहा है जब किंग ऑफ द डीप ब्लू पास होता है तो वो अपने दांतों से और अपने शरीर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा दूर होने पर ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब इसका टारगेट इसके इलेक्ट्रिक अटैक की रेंज से भी ज्यादा दूर होता है तो ये अपनी लेजर से हमला करता है। और फिर किंग ऑफ द डीप ब्लू अपनी लेजर से सुनराकू पर हमला करता है, जिस वजह से इसकी लेजर सीधा जाकर टावर से टकराती है। और फिर टावर से टकराने के बाद इसकी लेजर रिफ्लेक्ट होकर आकर इसी से टकरा जाती है, और इससे अब किंग ऑफ द डीप की हालत काफी खराब हो चुकी है और ये सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर सुनराकू इन्वेंटोरिया से वापस आ जाता है, लेकिन सुनराकू के अभी पसीने छूटे हुए हैं क्योंकि सुनराकू किंग ऑफ द डीप के हमले से बाल बाल बचा है। और सुनराकू देखता है कि इनका काम बन चुका है और अब किंग ऑफ द डीप की फायर काफी हद तक जलना बुझ चुकी है। और फिर अराबा कहता है, सुनराकू तुमने कर दिखाया, तुमने किंग ऑफ द डीप को मार दिया। सुनराकू कहता है, ये बच्चों वाली बात मत करो अराबा, क्योंकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अब इसकी आग लगभग बुझ चुकी है और हमारे लिए यही मौका है इसके ऊपर क्लोज रेंज अटैक करने का। और सुनराकू किंग ऑफ द डीप पर हमला करता है, लेकिन इसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से इसको कुछ नहीं होता, जिस वजह से सुनराकू कहता है इसके ऊपर स्लैश अटैक का असर नहीं हो रहा, जिस वजह से मुझे ग्रिल्टा ब्रिल का इस्तेमाल करना होगा। और फिर सुनराकू किंग ऑफ द डीप के ऊपर हमलों की बरसात कर देता है और काफी देर तक इसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत फायर जो अभी भी किंग के ऊपर है उससे सुनराकू की एचपी थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से सुनराकू सोचता है अगर ये दोबारा खड़ा हो गया तो मैं इसको हिट नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मेरे पास बस यही मौका है इसको खत्म करने का।
और फिर सुनराकू छलांग मारकर किंग ऑफ द डीप के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे किंग ऑफ द डीप मर जाता है। लेकिन तभी सुनराकू नोटिस करता है कि इसके मरने से पहले इसके अंदर से काफी सारी आग निकलने वाली है, जिस वजह से सुनराकू जल्दी से पलटकर अपना क्रिस्टल अटैक जमीन के ऊपर करता है। और फिर हम देखते हैं कि काफी बड़े एरिया में काफी जगह आग लग चुकी है। लेकिन अभी सुनराकू और अराबा सुनराकू के क्रिस्टल के पीछे छुपकर जल के मरने से बाल बाल बचे हैं। और फिर सुनराकू बहुत ज्यादा खुश होकर वो मटेरियल उठा लेता है जो सुनराकू को किंग ऑफ द डीप को मारने से मिले हैं। और फिर सुनराकू कहता है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि आज रात मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सोऊंगा। लेकिन तभी सुनराकू को याद आता है कि सुनराकू ने रात को ही तो शंग्रीला फ्रंटियर के अंदर लॉगिन किया था और अब जहाँ तक है रियल वर्ल्ड में सुबह होने वाली होगी। और फिर अब अगली सुबह सभी स्टाररेन टीम के मेंबर्स एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स सिल्वी से थोड़ा नाराज हैं क्योंकि सिल्वी ने रात को ट्रेनिंग नहीं की थी, बल्कि वो शंग्रीला फ्रंटियर गेम को एंजॉय कर रही थी। और सिल्वी कहती है, शंग्रीला फ्रंटियर को खेलते हुए मुझे पता चला कि वो इतनी लेजेंडरी गेम क्यों है, क्योंकि उस गेम को खेलते हुए मैं लॉग आउट करना भूल गई। और फिर सिल्वी अपने लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करती है, जिसके बाद टीम का एक मेंबर फोन में देखकर कहता है, हमारी अपोनेंट टीम नाइट्रो स्क्वाड ने अपना लाइनअप पोस्ट कर दिया है। सिल्वी कहती है, इस लाइनअप को देखने का क्या पॉइंट है, क्योंकि हमारे मैच में सिर्फ के उमोई ही मायने रखता है। दूसरा मेंबर कहता है, इनके लाइनअप में ये चीज इंटरेस्टिंग है कि इनकी टीम में 2 प्लेयर पूरी तरीके से अननोन है। और फिर अगले सीन में हम टीम नाइट्रो स्क्वाड की थोड़ी देर पहले हुई मीटिंग को देखते हैं। के उमोई कहता है, एंट्री करने की डेडलाइन आज शाम तक की है और मैंने और मेगुमी ने अपनी एंट्री कर दी है और अब बस तुम लोग रहते हो। हिजोतोमी कहता है, तुम्हें मेरे नाम की जगह जो लिखना है वो लिख दो। तभी पेंसिल गन, जिसका रियल वर्ल्ड में नाम टोवा अमाने है और ये एक मॉडल है, कहती है, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहूंगी क्योंकि ऐसा करने पर मुझे दिक्कत हो सकती है। ये बात सुनकर मेगुमी कहती है, अगर सेलिब्रिटी मॉडल टोवा अमाने गेमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी तो काफी शोर मच जाएगा। और हिजोतोमी सोचता है, और ऐसा करने पर हो सकता है कि टोवा अमाने को अपने मॉडलिंग का काम करने में थोड़ी दिक्कत हो। फिर के उमोई कहता है, हिजोतोमी क्या तुम मैच के टाइम पर भी अपना चेहरा छिपाना चाहोगे? हिजोतोमी कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तभी पेंसिल गन कहती है, अगर तुम अपना चेहरा छिपाने ही वाले हो तो क्यों ना हम लोग कॉस्प्ले करें। ये सुनकर हिजोतोमी और बाकी सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। और पेंसिल गन आगे कहती है, और अगर तुम एक मास्क की जगह पूरी कॉस्ट्यूम पहन लोगे तो ज्यादा सही लगेगा, जिस वजह से मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए कॉस्ट्यूम ऑर्डर कर दी है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट्यूम की पेमेंट खुद करनी होगी। ये सुनकर हिजोतोमी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पेंसिल गन हिजोतोमी पर चिल्लाकर उसे चुप करा देती है और कहती है, और वैसे भी तुम्हारे मास्क से वो कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छी लगेगी। और इन लोगों की ये सारी बकवास सुनकर के उमोई को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम लोग इतना चिल कैसे हो सकते हो, और क्या तुम्हें पता भी है कि हमारा स्टाररेन के साथ मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पेंसिल गन कहती है, देखा जाए तो ये मैच एक बहुत बड़ी पार्टी की तरह है। और सुनराकू कहता है, एक प्रो होने के तौर पर हमें एक अच्छा शो तो देना ही होगा। फिर के उमोई कहता है, अच्छा चलो जो भी हो, और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस नाम से एंट्री कर दूं। और फिर नाम को लेकर फालतू बहसबाजी करने के बाद पेंसिल गन मेगुमी को नाम रखने के लिए कहती है और मेगुमी इनका नाम नो फेस और नो नेम रख देती है। और दूसरी तरफ स्टाररेन के मेंबर्स अननोन प्लेयर का नाम देखकर कहते हैं, ये अननोन प्लेयर कोई भी हूँ, लेकिन ये के उमोई से बेहतर नहीं होने वाले। और फिर अब अगले सीन में के उमोई स्ट्रेटेजी की बात चालू करने ही वाला होता है, तभी अचानक के उमोई के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है। और कॉल पे बात करते हुए के उमोई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और बात करने के बाद के उमोई डरते डरते कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं स्टाररेन के साथ मैच खेल पाऊंगा। ये बात सुनते के साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और के उमोई बताता है, ये ऑर्डर मेरे स्पॉन्सर्स की तरफ से है क्योंकि उन्होंने मेरा नाम किसी और गेमिंग टूर्नामेंट में लिख दिया है। हिजोतोमी पूछता है, और वैसे वो गेम कौन सी होने वाली है? के उमोई बताता है, रुइंस वॉर हाउंड 6 के वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल। और उनकी टीम के ज्यादातर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, जिस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया है। मेगुमी कहती है, रुइंस वॉर हाउंड्स तो एक FPS गेम है और वो भला एक फाइटिंग गेम प्लेयर को FPS गेम के कंपटीशन में क्यों बुला रहे हैं? के उमोई बताता है, मैंने अपने स्पॉन्सर्स के सामने एक बार FPS गेम खेली थी और फाइटिंग गेम्स के बाद मैं सबसे अच्छा FPS गेम को खेलता हूँ। हिजोतोमी कहता है, ये ऑर्डर तुम्हें तुम्हारे स्पॉन्सर्स की तरफ से मिला है, जिस वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए मना नहीं कर सकती। फिर पेंसिल गन कहती है, कल के शेड्यूल के हिसाब से रुइन वॉर हाउंड 6 की चैंपियनशिप शुरू होगी 9 बजे और हमारा मैच शुरू होगा 10 बजे। हिजोतोमी के उमोई से पूछता है,
रुइंस वॉरहाउंड्स का मैच खत्म होने में कितना समय लगेगा? के उमई बताता है उसको खत्म होने में 3 घंटे लगेंगे। फिर हिजुतोमी कहता है एक तरीका है जिससे के उमई स्टार रेन के खिलाफ मैच खेल पाएगा। हमारा हर एक राउंड 10 मिनट का होने वाला है और जो भी पहले 2 राउंड जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। लेकिन अगर हम 1 राउंड हार जाएं और 2 राउंड जीत जाएं तो कुल मिलाकर हमारा मैच 30 मिनट तक चलेगा और हमारा स्टार रेन के साथ मैच एक नॉकआउट मैच होने वाला है। और थ्योरी के हिसाब से अगर हम इसे खींच पाएं तो हम इसे 3 घंटे तक खींच सकते हैं, जिस वजह से हम अपना फाइनल प्लेयर के उमई को चुनेंगे और वो भी अपना फाइनल प्लेयर सिल्वी को ही चुनेंगे। और इतनी देर में तो तुम अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के वापस आ सकते हो। के उमई कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूएसए की टॉप टीम के साथ जो चाहे वो कर सकते हो? और हिजुतोमी तुम्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से चीजों को करना लगभग नामुमकिन जैसा है। हिजुतोमी कहता है कि उमई तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये चीज करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे करेंगे। और अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हें सिल्वी के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर पेंसिलगन और मेगुमी भी हिजुतोमी के प्लान के साथ एग्री करते हैं, जिसके बाद के उमई थोड़ी सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है माफ करना, मैं थोड़ा पैनिक कर गया था और हिजुतोमी बिल्कुल सही कह रहा है और हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज एग्जीबिशन मैच का दिन है और यहाँ पर यह मैच देखने के लिए काफी लोग आ चुके हैं। लेकिन के उमई इस बात को लेकर टेंशन में है कि सिल्विया लास्ट में नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर खेलने वाली है। हिजुतोमी कहता है हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला और इसी के लिए हमने अपनी प्रिपरेशन की है। के उमई कहता है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग सही में वो कॉस्ट्यूम पहनकर मैच खेलोगे? पेंसिलगन कहती है हाँ बिल्कुल, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। और फिर के उमई एक रेड राइट नाम की एनर्जी ड्रिंक हिजुतोमी को देता है और ये अमेरिका की बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है, क्योंकि इसको पीते के साथ प्लेयर्स के अंदर अलग ही ताकत आ जाती है। और इस ड्रिंक को लेकर हिजुतोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर के उमई अपना मैच खेलने के लिए चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात के 10 बज चुके हैं और स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। और स्टेडियम में सबसे पहले यूएसए की टॉप टीम स्टार रेन एंटर करती है और इनके बाद नाइट्रो स्क्वाड एंटर करती है और स्टेडियम में बैठे हुए लोग के उमई को चीयर कर रहे हैं। लेकिन अचानक सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और पेंसिलगन कहती है ये समय है हमारे एंटरटेनमेंट शो का। और ऑडियंस इन्हें देखकर कह रही है नाइट्रो स्क्वाड कब से एक कॉस्प्ले ग्रुप बन गया और वैसे के उमई कहाँ पर है? और सिल्विया भी कहती है लेकिन यहाँ पर के उमई तो है ही नहीं। और फिर दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर होस्ट कहती है क्या नाइट्रो स्क्वाड का एक मेंबर मिसिंग है? फिर सिल्विया भी कहती है कि कहाँ पर है? हिजुतोमी कहता है थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि तुमको हराने के लिए वो समय पर पहुंच जाएगा। होस्ट पूछती है क्या वो यहाँ आने के लिए लेट हो गया है? पेंसिलगन कहती है वो बाथरूम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बैटल कर रहा है और वो यहाँ पर आ ही जाएगा, इसलिए हमें उसके बिना ही ये कंपटीशन आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर होस्ट दोबारा सारे के सारे रूल्स दोबारा बताती है, जिसके बाद दोनों टीमों का मैच बस शुरू ही होने वाला है और स्टेडियम में बैठे लोग जोर जोर से इनको चीयर कर रहे हैं। और यहाँ इस एनिमी का सीजन 2 खत्म होता है।